चलिए शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया वीरूर में रहेंगे आपके साथ। आप दोनों को गुड आफ्टरनून। मार्केट में बिल्कुल बहुत शानदार आफ्टरनून मार्केट के लिए, और आप देखिए चौतरफा खरीदारी, और उम्मीद के मुताबिक बाज़ार ने आज रिवॉर्ड किया आपको। अगर आपने आज सुबह के उस छोटे से डिप को खरीदा, डिप इन द सेंस कि कितना गिफ्ट निफ्टी गैप अप बता रहा था उसके मुकाबले कम खुले, 200 डे मूविंग एवरेज पर खुले, और खोलते ही मार्केट ने उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी। और देखिए एक और चीज़, आज जो हमने सुबह बात की थी कि आज मार्केट का मूड माहौल अगर कोई स्टॉक सुधार सकता है तो वो होगा रिलायंस। तो दिग्गजों ने आज शानदार खरीदारी दिखाई, और उसमें सबसे ऊपर था रिलायंस। इनफैक्ट रिलायंस में जो इस समय का मूव है उसकी वजह से सेंटिमेंट में शानदार अपटिक आई, और अकेला रिलायंस निफ्टी पर 114 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 35% ऑफ द रैली सिर्फ रिलायंस के दम पर आई। अच्छा, रिलायंस अकेला नहीं है, रिलायंस की देखा देखी उसके बाद लार्ज बैंकों में भी दम आया, और शायद एफआईआई की जो बाय नंबर आई फ्राइडे के सेल ऑफ के बाद, उससे मार्केट का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और अगर आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन सबको देखें तो यहाँ बहुत ही शानदार मोमेंटम था। क्लियरली अब मार्केट सेंस कर रहा है वापस एक और फ्रेश ब्रेकआउट, और फ्राइडे के मूव को नलीफाई करने की पूरी तैयारी यहाँ पर होती हुई देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। बिल्कुल, आखिरी के 1.5 घंटे पे नजर रहेगी, मार्केट कैसा परफॉर्म करता है उस पर तो नजर रहेगी। लेकिन जिस तरीके से शानदार रैली आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही देखने को मिल रही है, ब्रॉडर मार्केट में आप देखें खरीदारी, सिर्फ आईटी के ऐसा सेक्टर है जहां पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अनुज जी, आपने सुबह स्ट्रैटेजी बताई थी कि 24,050 के आसपास मिले तो खरीदना, और 24,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। हम खुले ही 24,060, फिर एकदम से भागा बिना रुके। जिन्होंने ये फॉलो किया उनके तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिन्होंने नहीं कर पाए उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी, अब क्या करना चाहिए, मार्केट कैसा लग रहा है, क्या टेक्सचर? देखिए श्रेया, कई बार क्या होता है, अप्रोच बहुत क्लियर थी मार्केट में आज कि अब हम गिरे क्यों थे। फ्राइडे को हम गिरे थे जियो पॉलिटिक्स की वजह से। उस पर कोई बहुत ज़्यादा मुझे एक्शन होता हुआ भी दिखाई नहीं दिया, होगा भी तो वो हमें बाद में पता चलेगा। तो अर्निंग्स का सपोर्ट था मार्केट के पास, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट था, फ्राइडे के सेल ऑफ में एफआईआई ने नहीं बेचा उसका सपोर्ट था, और प्लस मुझे लग रहा था रिलायंस को देखकर कि आज ये कुछ कमाल करने वाला है। हालांकि हमने बार बार डिस्क्लेमर के साथ कहा था कि भाई ये हमारी खुद की ग्रुप कंपनी है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान दें, लेकिन ये डिजर्व करता था इस तरीके का गैप। अब सुबह जब 1-1.5% ही ऊपर खुला तो मुझे लगा कि ज़्यादा खुलना चाहिए था। अब देखिए आप 5% ऊपर आया। देखिए श्रेया, अब हम वापस उस रेजिस्टेंस में आ गए हैं, 24,350 से 24,400। आज ये हमारी सेकेंड रेजिस्टेंस थी। आज का हाई अब तक वही है 24,355। यहाँ पर पिछले हफ्ते का हाई है। 3 बार गए हम इस लेवल पर और तीनों बार फिसले हैं। ये इवेंचुअली निकलेगा, और मुझे लग रहा है 24,400 के ऊपर अगर आप निकलें तो अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में और ऐड करें। जी हाँ, मैं ये पूरे उसके साथ कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कि 24,400 के ऊपर और आपको लॉन्ग ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद 24,700 तक इस मार्केट में कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से हम जाएंगे। अब आपका नया स्टॉप लॉस होगा आज का लो 24,050, डिक्लाइन पर ख़रीदना है आपको। बैंक निफ्टी ने देखिए आज सुबह जो हमारे टारगेट्स थे, जो बड़ी रेजिस्टेंस थी 55,300 से 55,500 का, आई थिंक वो लेवल था। 55,500 से 55,300 55,500 का वो लेवल था। आज का हाई 55,570, तो सारे टारगेट के ऊपर निकला बैंक निफ्टी। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा चाहें तो देखें कि 56,000 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि 56,000 के ऊपर हम बंद नहीं हो पाए थे पिछली बार। वहाँ बंद हुए तो मुझे लग रहा है कि शायद 58,000 तक के भी रास्ते खुलेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है इस मार्केट का टेक्सचर अब बाय ऑन डिप्स का है, और ख़ास तौर से अगर जियो पॉलिटिक्स की वजह से कोई गिरावट आ रही है तो मुझे लग रहा है कि अब खरीदारी का मौका होगा। और एक चीज़ जो इस मार्केट में क्लियर है, आप अर्निंग्स का रिएक्शन देखिए। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ, आरबीएल बैंक और आईजीएल। आरबीएल बैंक देखिए 10% ऊपर है। क्या नंबर बहुत अच्छे थे? नहीं, लेकिन मार्केट को लग रहा है कि सब कुछ किचन सिंकिंग हो गई, अब स्टॉक चलने को तैयार है, यहाँ से वैल्यूएशन इतनी चीप है। आईजीएल की तुमने सुबह बात भी की थी कि एक बार के लिए तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी यहाँ पर। अब मार्केट, टाटा टेक देखिए, टाटा टेक एक और एग्जांपल है। आज सुबह मैं बात भी कर रहा था टाटा टेक की। ये ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर अब लोग शॉर्ट करके फंस रहे हैं बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अब फोकस वहाँ करें जहाँ पर थोड़ा सा भी मार्केट पॉजिटिव नंबर्स की तरफ रुझान देने की मार्केट कोशिश करेगा। चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एफएनओ में कैसे रहे। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एज पे हैं। देखिए बहुत ही शानदार मूव के बाद रिलायंस के शायद बाकी सभी स्टॉक्स के मूव इतने शार्प ना लगे, लेकिन
अभी जो एज पे बैठे हैं उसमें पहला स्टॉक रखूंगा मैं EBFRL, स्क्रीन पे लेके आइएगा। एग्जैक्टली ये प्राइस 275.90 इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। EBFRL स्क्रीन पे रखिएगा। 5 दिसंबर के बाद, फ्रेंकली स्पीकिंग 5 दिसंबर के बाद फर्स्ट टाइम ये अपने सारे एवरेजेस के क्लस्टर को जाके रीगेन कर रहा है। बाइंग भी अच्छी है, 2.61% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। और एक और चीज़, 4 अक्टूबर 2024 से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बहुत खूबसूरती से बाइसेक्ट करता हुआ पहला स्टॉक है EBFRL एज पे। दूसरा SRF 3041, ये अपने करियर हाई पे आ चुका है और ये अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से रिकरेक्ट करी इसने, एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अनुज, लुक एट OI एडिशंस 103% ऑन वेरी सेकेंड डे। मात्र दूसरे दिन सीरीज के इसमें करीब 23 लाख का बिल्डअप है। बहुत ही शार्प बिल्डअप। एक बार के लिए OI को देखकर मैं भी सरप्राइज हुआ। तो SRF के OI ने मेरे को काफ़ी सरप्राइज किया। EBFRL की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग थी। और एक और स्टॉक रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, दैट अगेन BSC। कोई मोमेंटम में कोलैप्स होने के संकेत नहीं है। शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा को होल्ड करता है। बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, बात यह है कि ऑलमोस्ट इसको 18 मार्च से लेकर अब तक नॉट अ सिंगल डे क्लोज बिलो 10 डेमा। जिस दिन आता है 10 डेमा पे मार्केट ग्रिप करता है। 2.5% OI बिल्डअप डे हाई पर, मेरे ख्याल से और 4-5 रुपए ऊपर गया तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा। तो अनुज, ये 3 स्टॉक्स BSC, SRF के OI ने चौंकाया और EBFRL की प्लेसमेंट। अनुज, बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर आज के कुछ स्टॉक्स जो फोकस में हैं। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां इस समय मूवमेंट अच्छे आ रहे हैं। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं, आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स और कुछ कार्यक्रम के क्रम की लिस्ट है। जी, ट्रेंडिंग काउंटर्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल रिलायंस पे सर मेरा ये कि जिस तरीके से तेजी, रिजल्ट शानदार आए, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है और शानदार रैली हमें देखने को मिली, क्या अच्छा लगा? साथ ही अब जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है, क्या आउटलुक यहाँ से आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है और मैं अब एक चीज़ बताऊँ आपको। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैं एनालिसिस पढ़ रहा था कि अब रिलायंस जो है उसको आपको सिर्फ एक ऑयल एंड गैस कंपनी की तरह नहीं देखना होगा, ठीक है ना। अब आपको रिलायंस को देखना होगा। रिलायंस में अब एक बहुत बड़ा हिस्सा रिटेल का है, एक बहुत बड़ा हिस्सा टेलीकॉम का है और O2C भी है ओबियसली। लेकिन आगे जाते हुए शायद रिलायंस एक ऐसी कंपनी होगी जिसमें 2/3 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शायद न्यू एज, FMCG, डिजिटल, इन बिजनेसेस का होगा। तो क्यों रिलायंस को एक कमोडिटी कंपनी के वैल्यूएशन मिले? आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और स्पेशली बिकॉज अब सम ऑफ द पार्ट्स में अगर रिटेल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने लगेगा, जियो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने लगेगा और ये बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग मार्जिन पे काम करने वाले बिजनेसेस हैं, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अब एक सेंस कर रहा है कि रिलायंस अब सिर्फ एक कमोडिटी कंपनी नहीं है। रिलायंस को आपको उस हिसाब से वैल्यूएशन देनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब जियो को क्यों ना मिले वही वैल्यूएशन जो बाहर न्यू एज कंपनीज को मिलती है, डिजिटल कंपनीज को मिलती है। इवन जो रिलायंस के, मैं कहूँगा इवन जो मीडिया बिजनेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जियो हॉटस्टार है, ऐसे कई बिजनेसेस हैं। अब रिलायंस का जो एक सिर्फ एक जो रिलायंस ओरिजिनली जानी जाती थी जामनगर की रिफाइनरी के लिए और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन उन्होंने किया था। कपड़ा बनाते थे, उससे वो और बैकवर्ड गए, उससे वो और बैकवर्ड गए, करते करते वो ऑयल टू केमिकल में, ऑयल में पहुंच गए थे वो बेसिकली। अब उसके बाद आई थिंक पिछले 10-12 साल में आई थिंक मुकेश अंबानी जी ने एक क्लियरली एक व्यू लिया कि यहाँ से जो न्यू एज बिजनेसेस हैं असली मुनाफा उनमें है। अब देखिए बात हो रही है कि इवन रिलायंस रिटेल की क्यू कॉमर्स में भी उतरना चाहते हैं वो। तो अब ये सब आगे जाके या तो फिर सिर्फ एक लिस्टेड रिलायंस नहीं रहेगी, आपको अलग अलग 4-5 लिस्टेड कंपनियां रखनी होंगी। हालांकि इन द पास रिलायंस जो मुकेश अंबानी वाली साइड की जो रिलायंस है वो जानी नहीं जाती बहुत ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां रखने के लिए। पहले RPL, IPCL वो सब भी हटा दिया था, लेकिन वो सब उस समय बिजनेसेस ऑलमोस्ट सेम थे। अभी हम जब बात कर रहे हैं रिलायंस की, उसमें बिजनेसेस अलग अलग हैं, उसमें कम्प्लीटली न्यू एज डिजिटल बिजनेसेस हैं। और आई थिंक अब जैसे आनंद अंबानी को भी बोर्ड में उन्होंने नियुक्त किया है, तो आगे जाकर मुझे लग रहा है कि मार्केट एक व्यू लेगा कि इसको आपको सिर्फ एक कंपनी की तरह नहीं देखना है, इसको आपको एज 4 अलग अलग इंडिविजुअल कंपनीज देखना है जो इवेंचुअली सेपरेटली लिस्ट होंगी और
उसमें आप किस तरीके का व्यू रखेंगे? क्या उस केस में रिलायंस इन लेवल्स पर अंडर वैल्यूड है? काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था स्टॉक। तो मेरे ख्याल से मार्केट ने व्यू लिया है कि हाँ, आज के आप रिलायंस के वॉल्यूम देखिए, करीब करीब 3,000 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम हुआ है रिलायंस में। अब इंटरेस्टिंग होगा, ये 3,000 करोड़ का वॉल्यूम रिटेल ने तो किया नहीं है, ये 3,000 करोड़ का वॉल्यूम इंस्टीट्यूशंस ने किया है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक किसी ने एक कॉल ली है। अच्छा, रिलायंस का 1 साल का चार्ट और रख दीजिए एक बार जरा आप, क्योंकि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया था। आप देखिए, अगर आप 1 साल का व्यू देखेंगे, ये देखिए ये, और मार्केट तो कब गिरना शुरू हुआ था? रिलायंस बहुत पहले से 1600 से गिर के आई थिंक अभी रिसेंटली, चलो 1100 को तो मैं एक बार भूल जाऊँ, 1115 को वो तो एकदम ही कंप्लीट पैनिक था, 1200 तक आया था। 1600 से गिर के करीब करीब 1200 तक आया था, और उससे पहले भी इसने कोई बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया था। तो आई थिंक ये मार्केट ने एक व्यू लिया है कि यहाँ से शायद रिलायंस में अब एक री रेटिंग होगी। ये जो आज का मूव है, इसको आप सिर्फ अर्निंग्स रिएक्शन की तरह से मत देखें, इसको आप देखें एज स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग इन टर्म्स ऑफ री रेटिंग। ये मार्केट का वर्डिक्ट है ऑब्वियसली, जो आज के स्टॉक प्राइस बिहेवियर में देख के पता चल रहा है। बिल्कुल, ग्रोथ दिखते हैं कंपनी में। चलिए अब फटाफट से वो काउंटर्स लेकर आते हैं जिसमें तेजी है, एक्शन देखने को मिल रहा है। एक डिस्क्लेमर प्लेट अब पहले ये देख लीजिए, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी, कोई भी खरीद फरोख्त करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। स्क्रीन पर वो स्टॉक्स जिसमें शानदार तेजी अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, मार्केट में तेजी है। तो रिलायंस जो डिस्कस भी कर रहे थे, शानदार नतीजे, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, 5.5% से ज़्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। SBI में तेजी, पूरा PSU बैंक ही आपको तेज दिखेगा, लगभग 3%। सन फार्मा एकदम से चढ़ गया 2.5%, और BL में भी खरीदारी 2.5% से ज़्यादा होते हुए नजर आ रही है। कुछ और काउंटर्स, RBL बैंक अगेन रिजल्ट के बदौलत देखिए, हीरो ऑफ द डे 11% करीब तेजी, CDSL लगभग 1%, हैल में खरीदारी 5.5%, और ल्यूपन भी आज आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है करीब करीब 4.25% की तेजी के साथ। लेकिन इस तेजी में कुछ ऐसे काउंटर्स भी हैं जहां डेंट पड़ता नजर आया। श्रीराम फाइनेंस लगातार दूसरे दिन देखिए रिजल्ट के बाद टूटा, 5% से ज़्यादा का डेंट यहां पे पड़ता हुआ दिखा। HCL तक अगेन आप देखें IT पे प्रेशर है, 1.5% करीब गिरावट। इटर्नल आज यहाँ पे मुनाफा वसूली 0.5%, और बजाज फाइनेंस भी 0.5% गिरकर कर रहा है कारोबार। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आए, L&T फाइनेंस रिजल्ट के बाद टूट गया 4%, एम्फेसिस पर डेंट 2.5% से ज़्यादा। सिंजिन अगेन फिर से टूटता हुआ नजर आया 1.5%, और पतंजलि फूड्स पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है आज 1.5% के करीब। अब चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट से मैं कार्यक्रम का क्रम समझाती हूँ आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMFIs के शरद अवस्थी जी, टेक्निकल कॉल्स के जरिए कमाई कराने के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालवे, अमित सेठ और शिल्पा राउत। 2:15 पर यतिन मोता बताएंगे आपको रिलायंस का शेयर क्यों भाग रहा है। वहीं 2:20 पर यतिन मोता ही आपको बताएंगे कि RBL बैंक में तेजी आखिर क्यों है और NBFCs में गिरावट क्यों है। 2:25 पर कंचन बताएंगे आपको डिफेंस शेयरों में क्यों है उछाल। 2:30 बजे मारुति की डिमांड आउटलुक पर खास डिटेल लेकर आएंगे सुदर्शन सिन्हा। 2:35 पर ट्रेंड के नतीजों का अनुमान बताएंगे दीपाली राणा, और साथ ही बजाज फाइनेंस और BPCL के नतीजों का पोल लेकर आएंगी कंचन नौटियाल। 2:45 पर एथर एनर्जी के IPO में क्या है खास बताएंगी दीपाली राणा। साथ ही 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान। 3:05 पर यतिन से लेंगे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर एनर्जी से लेंगे कैलकुलेट स्ट्रैटेजी, और 3:15 पर लेंगे BTST या STBT कॉल्स। चलिए एक बार KPIT टेक लेकर आइए जरा। आई थिंक नंबर्स आए थे, गाइडेंस मतलब से मीट किए नंबर्स। उन्होंने एक अपनी US की सब्सिडरी है उसको भी बंद करने का फैसला लिया, शायद उससे ही मार्केट खुश है। कुल मिलाकर आप देखिए तो ये पूरी की पूरी स्पेस यहाँ पर इस समय मोमेंटम आपको शानदार देखने को मिल रहा है। और सुबह टाटा टेक भी देखिए आप, नंबर्स के बाद एक्चुअली ग्रीन में है, लेकिन KPIT टेक में अच्छा मोमेंटम है इस समय। चलिए हमारा पैनल तैयार है, और पैनल पे जाने से पहले एक और स्टॉक देखते हैं। बेटा लुपिन लेकर आइए। आज सुबह खुलते ही जो पहला स्टॉक हमने स्पॉट किया था वो था लुपिन, और अब देखिए यहाँ पर क्या शानदार तेज़ी है, डे हाई पर इस समय स्टॉक। चलिए आज की ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का ट्रेड जो पसंद आता है मुझे है पॉलीकैब। इसमें लगता है स्ट्रेंथ है, कंसोलिडेशन का मूव मिला है, 5585 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 5540। ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 5650 पॉलीकैब। ओके, पॉलीकैब 5597 पे आपका एक बाय कॉल, 90 रुपये पर ट्रेड करता हुआ। बिग टिकट साइज स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है आज। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए AU बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, हाई लेवल पे छोटा सा रेजिस्टेंस बनने लगा था।
लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ये कंसोलिडेशन के बाद नई रैली के लिए तैयार हो गया है। तो एयू बैंक में 672 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 705 705 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 700 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। अब 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए 700 वाले कॉल ऑप्शन में और 30 रुपए 30 रुपीज की टारगेट सकते हैं। एयू बैंक मैनेजर के पे एक निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपके पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? शायद देखिए मेरी नजर जो है वो है एस्ट्रल पे। एस्ट्रल एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक क्लीन चार्ट है, जहां पे आप कह सकते हैं 1350 का इसका ब्रेकआउट लेवल है और 1350 का ही इसने सपोर्ट होल्ड किया। तो मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होगा। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो 1410 से लेके 1420 ये आज का स्विंग का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1360 का। ओके, चलिए अब शिल्पा जी के पास चलते हैं। अब शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 611। यहाँ पे 600 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 635। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो एट द मनी 610 का कॉल ऑप्शन जो रफली 25 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 19 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 32 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 37 इसके नेक्स्ट टारगेट। ओके, यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस सुबह से ही फर्स्ट टिक से ये स्टॉक जो है वो आज एक अच्छे रिवर्सल मोड में है। अमित सेठ जी के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे हम पहले से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देख रहे हैं। 2 दिन से स्टॉक ने एक रेस्ट लिया और 10 डेमा पे जाके सपोर्ट लिया। आज के सत्र में हम वापस यहाँ पे एक रिजम्पशन देख रहे हैं अप ट्रेंड का। इसे बाय करें। 249 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स रहेंगे 260 के। बैंक ऑफ बड़ौदा, मिड के पिक बाई साइड की ट्रेड, तो अभी तक सारे ही बाई साइड की ट्रेड आई। गाबा ने पॉलीकैप पिक किया, मानस जी ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, राजेश जी ने एस्ट्रल, शिल्पा जी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस और अमित जी ने बैंक ऑफ बड़ौदा को पिक किया। सभी बाई साइड की ट्रेड। शरद जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में तेजी कैसे देख रहे हैं आप? साथ ही ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर? जी तेजी तो है मेरे हिसाब से, बारिंग जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन का ओवरहैंग है, उसके अलावा कोई मेजर इशू तो अभी नजर नहीं आ रहा बाजार में। और अब ट्रम्प वाली टैरिफ की टोन भी काफी नॉर्मलाइज हो गई है, तो मुझे लगता है जो नर्वसनेस है उस इवेंट की वजह से वो काफी हद तक हमारे पीछे है। और यहाँ से आगे मोर और लेस एक ठीक ठाक तेजी देखने का ही हम उम्मीद कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान टेंशंस वो एक टेंजेंट है जिसके बारे में कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर उससे रिलेटेड कोई करेक्शन आती भी है तो लार्जली शॉर्ट लिव्ड होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट जो हम स्टॉक आज रिकमेंड कर रहे हैं वो है डालमिया भारत। सीमेंट कंपनी है, लार्जली डोमेस्टिक ओरिएंटेड। साउथ में बड़ी कैपेसिटी है इनकी, अभी लगभग 45 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी है। कंपनी कुछ कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स कर रही है, जैसे 100-150 रुपए प्रति टन में EBITDA मार्जिन इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है अगले साल से 1.5 साल में। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में उनके प्लान्स काफी अग्रेसिव हैं। 5 से 7 साल में कैपेसिटी को लगभग डबल करके 100 मिलियन टन तक ले जाने की योजनाएं हैं। अगले 3 साल में 70-75 मिलियन टन तक जाने की योजनाएं हैं। तो हमें लगता है ये सबका फायदा जैसे जैसे ये रैंप अप होता है उनको मिलना चाहिए। एक आधी डील्स एक्विजिशन की थोड़ी सी बैक बर्नर पे चली गई, जिस वजह से उतना इंप्रूवमेंट अभी हमें देखने नहीं मिला। क्वार्टरली नंबर्स भी सेटिस्फैक्टरी थे। 105 के ईवी पर टन के आसपास कंपनी ट्रेड करती है। हमें लगता है 120 का ईवी पर टन मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे साउदर्न मार्केट में सुधार आता है, हमारी उम्मीद है कि ये वैल्यूएशन 120 के ईवी पर टन पे जाएगी। और वहां अगर ये वैल्यूएशन जाती है तो 2300 रुपए फेयर वैल्यू है। तो हमारे हिसाब से 2300 रुपए के टारगेट के हिसाब से डालमिया भारत। ओके, डालमिया भारत ये आपका प्रेफर्ड पिक है। इस वक्त सारे ट्रेड्स पूरे हो गए। अब कुछ थोड़ी सी ऐसे स्पॉटिंग करते हैं जो कि एज पे हैं स्टॉक, जैसे कि मैंने शुरुआत की थी 2 बजे के आसपास। अब लेके आइए आप जरा एशियन पेंट्स। शिल्पा जी, एशियन पेंट्स आज एवरेजेस के बीच में ट्रेड करता हुआ, आज क्या सुबह सुबह एग्जैक्टली डॉट जो लो लगा वो आप समझ लीजिएगा कि 120 था। और ये मेरे ख्याल से पूरा का पूरा 7 अप्रैल से लेके अब तक इसने पूरा का पूरा टाइम जो है वो 100 डेमा के ऊपर बिताया है। आपकी राय क्या कहती है? आई मीन, क्या ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 25-60 के लिए, जहां पर इसका 200 डेमा लाइन है? लुक एट राइट नाउ, आई मीन 2457, 26 रुपए ऊपर। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे तो 2420 के ऊपर इसका एक छोटा सा ब्रेकआउट आ गया है, तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
टारगेट्स टुवर्ड्स 2500 से लेके 2530 आपको रखना चाहिए। ऑप्शंस के थ्रू करना है तो 2500 का कॉल ऑप्शन जो रफली 61 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 38 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 90 से लेके 110। एशियन पेंट्स पे ये राय फिलहाल अच्छी तेजी डिहाई पर कर रहा है कारोबार, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। चलिए आज बात करते हैं स्टॉक ऑफ द डे की, रिलायंस पर, और जिस तरीके से शानदार नतीजे बाजार ने रिवॉर्ड किया, और बादशाह रिलायंस ही है आज बाजार का। चौथी तिमाही में शानदार नतीजे से रिलायंस के शेयरों में जोरदार तेजी है और शेयर 5.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस हाउस काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेजेस ने 1700 रुपये के ऊपर के टारगेट दिए हैं, और रिलायंस की ग्रोथ को लेकर ब्रोकरेजेस क्यों बुलिश हैं, ये बताने के लिए यतिन जुड़े हुए हमारे साथ। बताइए यतिन जी। तो देखिए Q4 के नंबर्स हमने एनालाइज किए हैं, और ऑब्वियसली नंबर्स के अलावा बाजार को क्या पसंद आया ये हम देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रोकरेज का व्यू जान लेते हैं। सभी के सभी ब्रोकरेजेस अगर आप देखें तो उत्साहित है रिलायंस के Q4 के नतीजों से और FY26 के आउटलुक से। और कहीं ना कहीं अगर हम टारगेट्स की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे देखिए सभी के सभी ब्रोकरेजेस का एक बाय का रुझान बन रहा है, और 1550 से लेकर 1700 तक के टारगेट्स आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ब्रोकरेजेस ने ऑब्वियसली रिजल्ट को थम्स अप दिया है, जो वैल्यूएशंस हैं उसको लेके भी उत्साहित हैं, चाहे वो फॉरेन ब्रोकरेजेस हो, डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस हो। 1500, 1550, 1600, 1700 तक के टारगेट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। बाजार को क्या पसंद आया? देखिए न्यू एनर्जी बिजनेस ये एक ऐसा सेगमेंट है जो ग्रो करेगा आगे जाके। FY30 तक 12% टोटल प्रॉफिटेबिलिटी का होने का मैनेजमेंट का अनुमान है और ब्रोकरेजेस का अनुमान है। अगर हम बात करें तो जो न्यू एनर्जी बिजनेस का कारोबार है वो O2C के मुनाफे जितना बड़ा आपको होता हुआ नजर पड़ सकता है। इसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की जो टाइमलाइंस हैं वो बिल्कुल ही ऑन ट्रैक चल रहे हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स। तो जो O2C बिजनेस में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है सीजनैलिटी की वजह से, वो कहीं ना कहीं अब न्यू एनर्जी बिजनेस कॉम्पनसेट करता हुआ आपको नजर पड़ेगा। टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो 85% ऑफ नए सब्सक्राइबर्स आपको 5G में जुड़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आगे जाके आरपू को सपोर्ट करेगा, ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम जियो फाइबर की बात करें तो 10 लाख सब्सक्राइबर का एडिशन का टारगेट हर महीने मैनेजमेंट लेके चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात है जो लोगों को पसंद आई। और गाइडेंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये लगता है कि जियो का एबिटा हर 3 से 4 साल में दुगना होना चाहिए। तो ग्रोथ के लिहाज से भी यहाँ अच्छी खासी क्लैरिटी आपको देखने को मिल रही है। एबिटा को जो कंट्रीब्यूट इस टाइम जिसने किया है वो रिटेल कारोबार। अगर हम बात करें तो जो कंपनी का स्टोर काउंट है वो लगभग 19,000 के पार होता हुआ दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें डिजिटल और न्यू कॉमर्स इनिशिएटिव्स की तो यहाँ 18% जो है कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो देखिए जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए काफ़ी सारा आपको सर्विसिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है रिटेल कारोबार में। और 30 मिनट की जो एकदम सुपर फास्ट डिलीवरी है, क्विक कॉमर्स की जो रणनीति है, यहाँ भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा स्केल अप किया और FY26 में इसके रिजल्ट्स भी आपको आते हुए नजर पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर हम जियो मार्ट की बात करें तो जो क्विक ऑर्डर्स हैं उसकी ग्रोथ तिमाही दर तिमाही लगभग 2.5 गुना हो गई है। तो कहीं ना कहीं क्विक और शेड्यूल डिलीवरी मॉडल जो है जियो मार्ट का यूनिक माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये रिटेल की ग्रोथ को काफ़ी फायदा पहुंचाएगी। बिल्कुल, और वो शानदार असर दिख रहा है आज रिलायंस के स्टॉक पर। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी है आपको तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। हर सेगमेंट में शानदार तेजी हमें देखने को मिलेगी। बस पे टेक चेक ले लेते हैं। गाबा सर, रिलायंस 1700 के टारगेट्स दिख रहे हैं ब्रोकरेजेस को, सारे ही सेगमेंट में देखें आप तो शानदार तेजी, और साथ ही जो मॉड्यूल है उस पर भी काफ़ी अग्रसर होकर कंपनी काम कर रही है। कैसा लग रहा है ये स्टॉक चार्ट्स पर? ये महीने के हिसाब से देखें तो क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है, और आज का जो मूव है ब्रेकअवे क्या है, ट्रेड कर रहा है 1367। नियर टर्म टारगेट 1500 का है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, हो सकता है 1-2 महीना लगे, लेकिन 1500 पॉसिबल है। किसी को लेना है आज तो ले ले, लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए 1300 का, उसको प्ले देने की जगह चाहिए, नहीं तो आप स्टॉप आउट हो जाएगी, फिर मूव मिस हो जा रहा है। अगर 1500 का नजरिया है तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लगाना चाहिए 1300 का, ट्रेड लॉन्ग, मुनाफा मिलना चाहिए रिलायंस में। सेफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक रिलायंस। जैम, देखिए मैं इस ग्रुप की एक और कंपनी का जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ सिर्फ कुछ स्टैट्स और कुछ डिफरेंशियल्स के तहत। रिलायंस ने 200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, बहुत ही बड़ा मूव दिया पोस्ट 30 सितंबर।
इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी को, जियो को लेते हैं एक बार, क्योंकि जब एक स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे और दूसरा स्टिल अभी भी 200 EMA के नीचे, थोड़ा सा उसके बारे में डिफरेंशियल पे बात कर लेते हैं। मानस, आपकी राय क्या कहती है? अब जियो जो है वो 257 पे अपना 100 EMA पार कर रहा है, 200 EMA अलाइंड है 277 पे। आपको लगता क्या है? बिल्डअप इसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। प्लीज़ ओआई रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। कैसे अप्रोच करेंगे अब जो दोनों की प्राइस परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है एक ही समूह की दो कंपनियों में? जियो कैसे उसको फिल करेगा? आपका टेक। देखिए, सही है कि जियो में 100 डे मूविंग एवरेज और 200 वीक मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है। तो एक बार ये 260 और 262 की रेंज को ब्रेक कर जाए, तब आपको कम से कम 290 200 या 300 रुपए तक की रैली भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और स्पेशली मेरा समझना है जब तक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, 247 के स्टॉप लॉस लगाइए, एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे 262 रुपए के ऊपर, फिर आप टारगेट बड़े सेट करेंगे 290 रुपए के आसपास। चलिए, बैंक्स और एनबीएफसीज की बात हो रही है तो फोकस करते हैं आज के हीरो ऑफ द डे और एक्सीडेंट ऑफ द डे। दोनों सेम सेक्टर से हैं, बीएफएसआई से। पहले यतिन से समझते हैं कि आरबीएल क्यों आज बना हीरो ऑफ द डे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। आरबीएल बैंक 10% तक यहाँ तेजी आपको देखने को मिल रही है और इसका कारण है कंपनी का गाइडेंस। FY 26 में आरबीएल बैंक को लगता है कि उनकी जो लोन बुक है 15 से 16% से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम स्लिपेजेस की बात करें तो Q4 में जो माइक्रो फाइनेंस कारोबार के स्लिपेजेस थे, यहाँ पीक आउट हो गया है सारा का सारा मामला। उसके चलते FY 26 में इंप्रूवमेंट होगा, ऐसा बाजार का मानना है। इनफैक्ट आज मोतीलाल ओसवाल की बात करें या इन्वेस्टेक की बात करें, दोनों ही ब्रोकरेजेस ने स्टॉक को होल्ड से लेके सेल का जो रेटिंग था उसको अपग्रेड करके अब खरीदारी का कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल का लक्ष्य काउंटर पे 220 का है और इन्वेस्टेक का 230 रुपए का है। और वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो 0.7 टाइम प्राइस टू बुक FY 26 बेसिस पे आपको ये काउंटर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सस्ते वैल्यूएशन में और बढ़ती हुई ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए काउंटर में आप अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। ऑब्वियसली एनबीएफसी सेगमेंट की बात करें तो सारी की सारी एनबीएफसी स्पेस में आपको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। L&T फाइनेंस की बात करें तो ऑब्वियसली कोई खास रिजल्ट्स नहीं थे, एसेट क्वालिटी में कोई बड़ा सुधार नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट तमिलनाडु ने एक विधेयक पास किया है जहां वो MFI की जो रिकवरी के अधिनियम है इनमें फेरबदल करने वाले हैं, जो कि एक सेंटिमेंटल नेगेटिव की तरीके से काम कर रहा है। NI ग्रोथ लगभग 4% आपको देखने को मिल रही है और तमिलनाडु का रिलेटेड जो एक्सपोजर है कंपनी का, लगभग 20% ब्रांचेज L&T फाइनेंस की तमिलनाडु में है, जिसके कारण काउंटर में आप 4 से 5% का दबाव देख रहे हैं। अगर हम श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी वीक थे। इनफैक्ट उन्होंने केवल 15% AUM का गाइडेंस दिया FY 26 में, जो शायद बाजार को पसंद नहीं आया। 2 दिन में रिजल्ट के बाद शेयर में लगभग 15 से 16% की गिरावट आप देख रहे हैं। और NIMs की बात करें तो Q4 में एक बड़ा हिट आया था क्योंकि मैनेजमेंट ने लिक्विडिटी ज़्यादा रखी थी Q4 में, जिसके कारण NIM पे साफ असर देखने को मिला। और जैसे कि मैंने पहले कहा, गाइडेंस थोड़ा बाजार को शायद पसंद नहीं आया। ओके, गाइडेंस शायद बाजार को पसंद नहीं आया, तो ये एनबीएफसी में थोड़े एक्सीडेंट। लेकिन आज का हीरो ऑफ द डे आरबीएल बैंक। शरद जी, गुड आफ्टरनून। आरबीएल बैंक, क्या ये व्यू सही है मार्केट का कि ठीक है, देखिए अब इस लेवल पे मिल रहा है 0.7 प्राइस टू बुक, तो क्यों ना खरीदा जाए? जी, गुड आफ्टरनून। आरबीएल शायद मैंने मार्च में आप ही के चैनल पे रिकमेंड किया था, मार्च लास्ट में। हमारा भी यही मानना है कि आरबीएल, डीसीबी, ये सारे बैंक्स में वैल्यूएशंस थोड़ी अट्रैक्टिव है। 0.67 टाइम्स जैसा अभी यतिन भी बोल रहे थे। तो और एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में भी लगता है कि जो पीक प्रॉब्लम्स की पीक थी वो लगभग हो गई है। अब यहाँ से वहाँ भी इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो खास करके एमएसएमई वाला जो पार्ट है वो मेरे हिसाब से बैंक्स के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एनपीए का प्रेशर ज्यादा था। तो वो अगर रिजॉल्व होता है तो आरबीएल, इंडसइंड, इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। और 0.7 0.8 टाइम्स जब आप एक प्राइस टू बुक पे एक बैंक ले रहे हैं और अगर मोर और लेस एज अ रनिंग एंटिटी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी हद तक पॉसिबल है कि 1.1 के आसपास की प्राइस टू बुक आपको मिले। तो 275 के आसपास के लक्ष्य से मुझे लगता है आरबीएल बैंक में अभी भी बने रहना चाहिए। और सर्टेनली अभी तक तो यही लगता है, जो फीडबैक सबके पास से निकल के आ रहा है कि एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस में जो प्रॉब्लम थी वो पीक आउट हो गई है। तो उसका इफेक्ट आपको अक्रॉस द बोर्ड जो छोटी बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं और जो मीडियम टू स्मॉलर बैंक्स हैं जो एमएसएमई को लार्जली कैटर करती हैं, उनको फायदा इसका मिलना चाहिए। ओके, आईडीबीआई बैंक के नंबर्स आ रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ी गिरी है, लेकिन आई थिंक नेट प्रॉफिट का नंबर अच्छा है और असेट क्वालिटी का नंबर काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली नेट एनपीए कम हुआ है, ग्रॉस एनपीए काफ़ी कम हुआ है।
नेट इंटरेस्ट इनकम जरूर थोड़ी घटी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वो बैंक है जिसकी कि प्राइवेटाइजेशन की काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, तो उस हिसाब से ये जो नेट जो ग्रॉस एनपीए का और नेट एनपीए का आंकड़ा है, आई थिंक वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अगेन अब एनआईआई कम हुई है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन क्लियरली ग्रॉस एनपीए 3.57% से घटकर 2 समथिंग पर आया, और आई थिंक इसमें ओवरऑल भी ग्रॉस एनपीए कम हुआ है। इसके डाइवेस्टमेंट की काफ़ी चर्चा चल रही है शरद जी, वैसे आईडीबीआई बैंक की। अगेन एक ऐसा स्टॉक जो आपको शायद प्राइस टू बुक में काफ़ी चीप दिखाई देगा, क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? जी, अगर डाइवेस्टमेंट होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ से काफी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसा अभी आप भी बोल रहे थे, नेट एनपीए के जो नंबर्स हैं 0.15 0.16 के आसपास हैं, तो मुझे लगता है लार्जली जो क्लीन अप होना था वो हो गया है, और यहाँ से जो वैल्यूएशंस मिलेगी, हो सकता है आपको इस पे, तो अगर प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो थोड़ा प्रीमियम पे भी हो सकता है, क्योंकि जो इनकी कॉर्पोरेट बुक वगैरह के इश्यूज थे पास्ट में वो लगभग रिजॉल्व हो गए। तो मुझे लगता है 1.5 पे बहुत सस्ता तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कि एनपीए क्लियरेंस, एनपीए लेवल्स हैं बुक्स में और ज्यादा प्रेशर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होती है तो वो यहाँ से 30 से 35% प्रीमियम पे भी हो सकती है, 2 सवा 2 के प्राइस टू बुक पे। तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है स्टॉक में रनअप का। ओके, चलिए, तो ये इस समय आईडीबीआई बैंक का ये स्टॉक इस समय आप देखिए थोड़ा सा अब डे हाई से करेक्ट होता हुआ। अब इस पर एक टेक चेक भी ले लेते हैं। राजेश जी, एक बार आईडीबीआई बैंक का चार्ट देखिए। श्योर। अनुज जी, देखिए आईडीबीआई बैंक का अगर आप चार्ट देखें तो लगता है कि ये होल्ड कर रहा है करीबन 78 और 80 का क्लस्टर। दिस इज द डेली चार्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो जब तक ये क्लस्टर होल्ड है तब तक चांसेस है कि प्रोबेबली यहाँ से ये घटे नहीं, थोड़ा सा कंसोलिडेट और करे, लेकिन चार्टिकली लगता है कि ये 90 को एक बार के लिए टेस्ट करेगा। तो आई थिंक जब तक ये 78-80 का क्लस्टर होल्ड है तब तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार हमारे साथ राजेश पालवे भी जुड़े हैं इस शो में, एक बार उनसे भी कॉल ले लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या स्टॉक पसंद आया आपको? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टॉक पसंद आ रहा है प्रेस्टीज। अगर ये स्टॉक को देखें तो लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी आज बनी है, और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी कंफर्टेबली होल्ड किया हुआ है। हमें लगता है कि जिस तरीके के बाइंग एक्शन यहाँ पे बने हैं आज ड्यूरिंग द डे, ये स्टॉक एक अच्छे बड़े मूव के लिए रेडी होते हुए दिख रहा है। 1370 1380 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1305 रुपए के आसपास। ओके, प्रेस्टीज स्टेट्स पसंद आ रहा है राजेश पालवे जी को, आप ये पिक कर सकते हो, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट। अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। देखिए, मारुति की स्टॉक की बात करते हैं, और आप ऑटो सेक्टर में देखें तो अभी तक सिर्फ मारुति के नतीजे आए हैं, और नतीजों के बाद मारुति के मैनेजमेंट की कमेंट्री बाजार को पसंद नहीं आई है। कंपनी ने साफ कर दिया कि आगे की राह आसान नहीं है, और डिमांड को लेकर कंपनी ने क्या चिंता जाहिर की है ये बताने के लिए सुदर्शन मौजूद हैं। सुदर्शन, बताइए कहाँ मुश्किल लग रही है राह मारुति की? देखिए, मारुति ने फ्राइडे या शुक्रवार को रिजल्ट दिया था, उसका स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था, और कंपनी ने हमसे बात करते उन्होंने 2 पॉइंट्स पे जो फोकस किया है। सबसे पहला FY26 का आउटलुक। तो सायम ने अपने कॉन्फ्रेंस में बोला था कि FY26 FY25 से बेटर नहीं होने वाला है। FY26 का एज पर सायम ग्रोथ आउटलुक है, डोमेस्टिक ग्रोथ आउटलुक वो है 1 से 2% के रेंज में, और ये अगर जो कंपेयर करेंगे तो FY25 में डोमेस्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ था 3 to 4%। तो वहाँ पे तो पिक्चर ग्रिम दिख रहा है। अब दूसरा पॉइंट है जिसमें कि मारुति लीडर है, वो है एंट्री लेवल सेगमेंट। एंट्री लेवल का सेगमेंट कंसर्न रहा मारुति के लिए, सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं है। ये FY19 से लेकर सेल्स में कंटिन्यूस बेसिस पे गिरावट देखने को मिला है। अगर जो FY19 के सेल्स को FY25 के सेल्स से कंपेयर करेंगे तो FY25 का सेल्स 10% FY19 से कम है। इसका कारण क्या है? तो मारुति के अनुसार अब कौन खरीदता है एंट्री लेवल सेगमेंट? जिसका हाउस होल्ड इनकम कम होता है मेजरली। आप इसको इस तरीके एग्जाम्पल के तौर पे नहीं ले सकते, बट मेजरली यही है रीज़न। अब एज पर RC भार्गवा 200 ऑफ टोटल 300 मिलियन हाउस होल्ड्स जो है उनका इनकम है रुपये 5 लाख से कम। अब जहाँ तक की बात है कार के प्राइसेस की, तो लास्ट 5 से 6 साल में कार के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिला है, और उसके 2-3 कारण हैं।
पहला कारण रेगुलेटरी चेंजेस जो हुआ है उसके कारण ये सारी कंपनियां को उस रेगुलेटरी नॉर्म्स अचीव करने के लिए इनको कुछ एक कॉस्ट वो इनकर करना पड़ा है, जिसके लिए इन्होंने प्राइस हाइक लिया था। दूसरा है कमोडिटी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिला है, उसके कारण भी कार की प्राइसेस बढ़े हैं। तो आरसी भार्गव बोलते हैं कि जो इनकम बढ़नी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कार प्राइसेस बढ़े हैं। इसके कारण जो मेनली ये इनकम ब्रैकेट है वो कार खरीदना ऑलमोस्ट बंद नहीं लेकिन उससे अवे रही है। इसका ये मेन कारण है जो कि एंट्री लेवल सेगमेंट, और उनके अनुसार आगे जाते हुए 1-2 साल में स्पेशली FY26 में एंट्री लेवल सेगमेंट में रिकवरी देखना बहुत ही कम चांस है कि हम रिकवरी देख सकते हैं। अब आता है कि क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है जिसके कारण एंट्री लेवल सेगमेंट में डिमांड इंक्रीज हो सकती है। तो मैंने उनसे पूछा था कि रिसेंटली बजट में फिनांस मिनिस्टर ने इंटरेस्ट टैक्स कट किया है, उससे क्या इनकम टैक्स उससे क्या डिमांड इंक्रीज हो सकता है। दूसरा जो अपकमिंग 8th पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन है उससे क्या डिमांड इंक्रीज हो सकता है। आरसी भार्गव ने बोला कि इन दोनों के कारण डिमांड नहीं इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो है जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन। उसका मतलब है जीएसटी रेट कम करो तभी डिमांड एंट्री लेवल सेगमेंट में आएगा। देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ तो इंडस्ट्री का सायम ने जो अभी तक प्रिडिक्ट किया है साल के लिए वो है 1 to 2%। और डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ अगर कोई ख़ास स्पेशल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बढ़ जाती है दूसरी बात है, बट मेरे अंदाजे से डोमेस्टिक मार्केट यहाँ की 1-2% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि स्मॉल कार का जो सेगमेंट है और एक बड़ा सेगमेंट है वो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें डिक्लाइन हो रही है। तो अगर स्मॉल कार सेगमेंट में डिक्लाइन होएगी तो ये जो लोग एसयूवीज और बड़ी गाड़ी खरीदते हैं ये कितनी गाड़ी खरीदेंगे कि बाकी डिक्लाइन का मेकअप कर दें और ग्रोथ भी करा लें, वो नामुमकिन सी चीज़ है। बिल्कुल, तो ये मेन चीज़ है कि अगर स्लो डाउन से उभरना है तो गाड़ियों की कीमत ही कम होनी होगी और उसके लिए शायद जीएसटी कम करना पड़ेगा। लेकिन आज स्टॉक में अच्छा प्राइस मूव है। आई थिंक मार्केट ने थोड़ा सा शायद ये भी एक फैक्टर लिया है कि ठीक है, काफ़ी स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है और यहाँ से शायद ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस ना हो। शरद जी, क्या व्यू है मारुति पर? जी, हमें भी लगता है वैल्यूएशन वाइज शायद जो नेगेटिव्स की बात हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और जो वैल्यू एडिशन चेन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक में बिल्कुल प्रेजेंस ना होने की जो खामियाजा का पूरे सुजुकी ग्रुप में पिछले कुछ समय में बिताया वसूल मतलब अदा किया है, अब मुझे लगता है वो नॉर्मलाइज हो रहा है। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, ई विटारा है, मोस्ट प्रोबेबली हाइब्रिड सुजुकी की डिजायर की भी यहाँ लॉन्च होगी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में शायद वॉल्यूम से ज्यादा आपको रियलाइजेशन काफी हद तक एड करे जो इम्प्रूवमेंट हो। और वैल्यूएशन में अब क्या 20-22 टाइम 1 साल फॉरवर्ड तो हमें नहीं लगता कि बहुत एक्सपेंसिव है, और अगर नई लॉन्चेस में थोड़ा बहुत पिकअप वगैरह आता है तो वो काफी प्रॉफिटेबल होना चाहिए मार्जिन के लिए भी और टॉप लाइन ग्रोथ के लिए भी। तो हम लोग 13,500 रुपए के आसपास के लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो हमें तो लगता है यहाँ से ठीक ठाक अपसाइड है अभी भी यहाँ पे स्टॉक में। ओके, मारुति 11,802 पे आके ट्रेड करता हूँ। और ज़रा थोड़ा सा अगर इस स्क्रीन को आप बाइसेक्ट करें आज इन टर्म्स ऑफ ओआई, तो आपको एक चीज़ और नज़र आएगी कि एक स्टॉक आज सडनली आके गेनर्स की लिस्ट में अपीयर हुआ विद स्ट्रॉन्ग नंबर्स, और वो है CSC। CSC को लेके आइए, आज क्लोज की तरफ जिस तरफ बढ़ रहा है ये सारे एवरेज के ऊपर क्लोज आएगा। ओआई रखिएगा स्क्रीन पे। शिल्पा जी, मुझे मालूम है 1-2 बार आपने इस पर कॉल दी है और अभी इसका मोमेंटम थोड़ा शार्प भी हो रहा है, प्लस एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में जा रहा है अभी स्टॉक का। लुक एट क्वांटम ऑफ शॉर्ट कवरिंग, 53 लाख शेयर कम हुए। आई मीन दैट्स ह्यूज। क्या राय है, आई मीन स्विंग के लिए खेलना चाहिए क्या? क्योंकि इसमें करीब करीब 20 रुपए की चैनल मेरे को नजर आ रहा है कि खाली पड़ी हुई है। आपका व्यू इस पे? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे खेलना तो चाहिए। 160 के ऊपर जाते हैं इसमें और आपको मोमेंटम एग्रीवेट होते दिखेगा, जहाँ पे 167 से 170 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो किसी को अगर खेलना है तो आप ऑप्शंस के थ्रू खेलेंगे तो थोड़ा सेफ रहेगा। 162.5 का कॉल ऑप्शन जो रफली 6 रुपए 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है काफी रीजनेबली प्राइस्ड है, इन सिंक विद द व्यू कि 167-68 तक जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको टुवर्ड्स 9 से लेके 11 भी मूव करते मिलेगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4.5 का मेंटेन कीजिए।
ओके, ये रही CESC पर फिलहाल आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएं आज। इसके अलावा देखें आप मार्केट में क्या हलचल है, तो डिफेंस एक सेक्टर है जहां पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पारस डिफेंस देख लीजिए 8% स्टॉक ऊपर, मजगांव डाउ 4.25% के करीब तेज़ी दिखा रहा है। तो ये डिफेंस सेक्टर इस पूरे स्पेस में क्यों तेज़ी है, क्यों दौड़ रहे हैं सारे स्टॉक्स, बताने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ी हुई है मेरे साथ। बताइए कंचन। जी डेफिनेटली, जैसे कि हमने रिसेंटली देखा था कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बाद इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो और भी ज़्यादा हीटअप होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद आज हमें सारे ही डिफेंस सेक्टर में एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक एक्शन तो ले लिया है, लेकिन अब आशंका ये जताई जा रही है कि इंडिया की तरफ से हमें कोई मिलिट्री एक्शन भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके दम पे डिफेंस स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। आज अगर हम बात करें तो जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पीएम मोदी के साथ वार्तालाप भी की है, जिसके बाद उन्होंने जितनी भी जो भी अभी इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है वहां पे उसके बारे में पूरा का पूरा जायजा दिया है, बताया है कि इस टाइम पे जो स्थिति है वो किस तरीके की बनी हुई है। इससे पहले की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर ने जो आर्मी मेजर्स हैं उनके साथ भी ये बात करी थी। और इस टाइम पे आप देखिए अभी रिसेंटली ये न्यूज आई है कि जो भारत फ्रांस के बीच में डील है राफेल की वो ऑलरेडी साइन हो गई है। अगर डील का साइज देखा जाए तो वो है अप्रोक्सीमेटली 63,000 करोड़ का, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में ये जो डील है अब तक की सबसे बड़ी डील है। तो पूरे के पूरे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसके चलते पूरा का पूरा जो डिफेंस सेक्टर है आज इसमें रैली दिखाई दे रही है। बिल्कुल शानदार तेजी इस पूरे स्पेस में दिखाई दे रही है। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। आप देखिए इनफैक्ट अगर इसको भी सेग्रीगेट करें पूरे डिफेंस सेक्टर को, शिप बिल्डिंग बनाने वाले शिप बिल्डर्स कंपनी में ज़्यादा तेज़ी है। गार्डन रीच देख लीजिए आप, लगभग 8% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कोटन शिपयार्ड भी 5.25% करीब तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस पर्टिकुलर काउंट एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो पिछले साल भी इसने आउट परफॉर्म किया था अगर आप इसके पेयर से कंपैरिजन करें, और इस साल में अब तक इसने हालांकि 6% का ही रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले साल देखें तो लगभग 75% का रिटर्न, अच्छी खासी कमाई अपने निवेशकों की कराई है। गार्डन रीच शिप बिल्डर अमित जी, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे जिस तरीके से पिछले साल इसने आउट परफॉर्म किया था, क्या इस साल भी आपको चार्ट्स पे ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? जी श्रेया जी, अगर गार्डन रीच बिल्डर की बात करें तो स्टॉक में हमने एक करेक्शन देखा, लेकिन उसके बाद अब जो इस हिसाब से पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसकी नेकलाइन लगभग 1800 के आसपास आती है। आज के सत्र की अगर बात करें तो इट इज बैक्ड बाय वेरी गुड वॉल्यूम्स, तो 1800 के ऊपर तो डेफिनेटली यहाँ पे चार्ट्स देख के लगता है कि काफी अच्छा मोमेंटम बनेगा। इन द मीनवाइल अगर किसी की पोजीशन है तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें फॉर 1800 1850। 1800 के बाद एक ब्रेकआउट ट्रेड आएगा जहां पे हम एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। इन दैट केस स्टॉप लॉस रखेंगे 1750 का फॉर टारगेट्स ऑफ 1900 1950। ओके, मीनवाइल फॉर द फर्स्ट टाइम आज थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के साइन दिख रहे हैं इंट्राडे में। निफ्टी हायर लेवल से अब थोड़ा हल्का हो रहा है, हालांकि अभी भी ग्रीन में है कंफर्टेबली, लेकिन करीब करीब 80 पॉइंट डे हाई से स्लिप हुआ अब निफ्टी। और अगर आप देखें यहाँ पर किस तरीके के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो उसमें HDFC बैंक एक बार लेकर आई है स्क्रीन पर। हालांकि अभी भी ग्रीन में है, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो श्रेया, पता है अभी हो क्या रहा है मार्केट में, थोड़ा सा ना लोगों को ओवरनाइट पोजीशन रखने में रिस्क लग रहा है। आई थिंक और 3-4 दिन ये चलेगा शायद, जिसमें ओवरनाइट में आप थोड़ा पोजीशन रखने में थोड़ा डरेंगे, क्योंकि पता नहीं ना कब क्या हो जाए, एस्केलेशन कहाँ किस तरफ हो जाए, इस वजह से। तो इंट्राडे में ही रहिए थोड़ा सा कुछ दिन तक मार्केट में, लेकिन क्लियरली थोड़ा सा। प्लस एक और चीज़ है, IT सेक्टर थोड़ा सा वापस थकने के साइन दे रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि IT ने काफ़ी अच्छा लीड किया था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में यहाँ फिर थोड़े से थकान के साइन आ रहे हैं। तो ये 2 फैक्टर शायद हो सकते हैं मार्केट में, लेकिन ठीक है अभी भी ओवरऑल मोमेंटम ठीक ठाक है। बस डे हाई से थोड़ा स्लिप हुआ है, जरूर डे हाई से थोड़ा स्लिप है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। बिल्कुल IT पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लगभग आप देखें 0.5% मात्र एक ऐसा सेक्टर जो इन रेड अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से IT में बिकवाली आप देखें शरद जी, और बाकी सारे ही सेक्टर्स इन ग्रीन ट्रेड करते हुए, IT दिक्कत में है। क्या वो जो कॉन्फिडेंस बीच में आया था वो फिर से मिटता हुआ दिख रहा है आपको? क्या करना चाहिए IT स्टॉक्स इनके पास है? एम्फेसिस देखिए लगभग 2% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। नहीं, मुझे तो लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉन्ट्राबेट की तरह IT सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। पिछले
एक 1.5 साल में मुझे नहीं लगता ये वैल्यूएशंस आपको मिले हैं अक्रॉस द बोर्ड। फ्रंट लाइन स्टॉक्स लगभग 18 से 20 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे आपको अवेलेबल है, इन्फोसिस, टीसीएस की तरह। विप्रो में भी हमें लगता है यहाँ से एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल हैं। बट कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग में वही रिस्क रहता है कि हो सकता है मोमेंटम आपके फेवर में काफी टाइम तक नहीं आए, तो हो सकता है 3-6 महीने की आपको वेटिंग टाइमलाइन लगे। बट हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये टैरिफ वाला इशू जो मेन हेडविंड था यूएस पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज के लिए, वो अब इतना ट्रबलसम नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंडिया पाकिस्तान मेरे हिसाब से उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती आईटी कंपनीज को। सेंटिमेंट वाइज स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, वो एक अलग चीज है। बट ये वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है ये एक सेक्टर सर्टेनली है जहां आपको कॉन्ट्रा बेट्स बनानी चाहिए, और अगर आपके पास है तो सर्टेनली होल्ड करिए, अगर नहीं है तो थोड़ा आपको यहाँ पे पोजीशंस बनानी चाहिए। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, तो मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ अगले 3 से 6 महीने जो नंबर्स आएंगे और जो आउटलुक आएगा वो भी मच बेटर आएगा। इस क्वार्टर तो ऑब्वियसली थोड़ा क्लाउडी था क्योंकि उस टाइम पे पूरा ये टैरिफ्स का इशू चल रहा था। तो मुझे लगता है सर्टेनली यहाँ पे आपको अक्रॉस आईटी आपको पोजीशंस बनानी चाहिए। टेक महिंद्रा, एलटीआईएम, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, मुझे लगता है ये सारे नाम काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले समय में। ओके, चलिए अब 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे हम शिल्पा जी से, उसके बाद चलेंगे राजेश जी के पास, राजेश सतपथे जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ जी के पास, और शरद अवस्थी जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी, आपका ट्रेड। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा टाटा एलेक्सी में 5700 का कॉल ऑप्शन। डे हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है। 5700 का कॉल ऑप्शन जो रफली 205 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 175 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 250 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 270 से लेके 300 नेक्स्ट टारगेट्स। ओके, टाटा एलेक्सी की 5700 की कॉल आपको बाय करनी है। और अगले ट्रेड के चलते हैं आज के एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, थोड़े प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो एक सेल ले लूंगा मैं यहाँ पे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का आप चार्ट देखिए, यहाँ पे क्लियर ब्रेकडाउन था और ब्रेकडाउन के बाद आज एक पुल बैक मिला लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। सो एट ए लेवल ऑफ 478 480 के नीचे हमारा सेल बनता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा करीबन 488 का, और जो टारगेट दिखता है वो करीबन 450 का रहेगा। ओके, एफएनओ सुपरस्टार के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी सेल साइड की ट्रेड, डे लो पे कर रहा है कारोबार। चार्ट का चमत्कार के लिए अमित जी के पास चलते हैं। बताइए अमित जी, आपका चार्ट का चमत्कार। जी शेयर जी, मेरा चार्ट का चमत्कार रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रीजन इज कि रिसेंटली हमने जो इसमें एक स्ट्रेंथ देखी है उसके बाद एक ब्रेकआउट रिटेस्ट देख रहे हैं और काफी क्लोज टू द सपोर्ट ये वापस पर अपसर्स दे रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी फेवरेबल है पोजिशनली भी, तो इसे बाय करें। 805 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 860 के। ओके, एसबीआई यहाँ पर आपको करना है बाय। शरद जी, बताइए आपका मिड कैप फंडा। जी, हमारा मिड कैप फंडा है इमामी लिमिटेड। जानी मानी एफएमसीजी कंपनी है। बोरोप्लस, नवरत्न, फेयर एंड हैंडसम, जंडू बाम, केशकिंग जैसे प्रोडक्ट्स हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट्स में लीडिंग मार्केट शेयर है। कुछ नए प्रोडक्ट्स इन्होंने एक्वायर किए हैं। एक 30,000 स्क्वायर फीट का एक R&D सेंटर खोल रहे हैं। लगभग 4.9 मिलियन रिटेल आउटलेट्स में इनकी प्रेजेंस है, और हमें लगता है कि नीचे तेल के दाम जो कम हुए हैं उसका वजह से इनका रॉ मटेरियल प्रेशर भी कम होगा। अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 10-12% जैसी ग्रोथ क्लॉक इन करके कंपनी 22 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी। 35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो 750-780 के लक्ष्य के हिसाब से इमामी लिमिटेड। ओके, इमामी 622 पे आपका बाय कॉल है। 4 ट्रेड्स आए थे। सस्ता ऑप्शन हमने शिल्पा रावत जी की आज की कॉल से शुरू किया था, आपकी स्क्रीन पे आएगा। पहला ट्रेड था आज टाटा एलेक्सी की कॉल मई की 5700 की, करीब करीब 206 पे ट्रेड करते हुए 250-270 के लक्ष्य के लिए। दूसरा ट्रेड आया राजेश सतपथे जी, राजा फिर सुपरस्टार पे किया सेल, और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग को देखने के बाद एक सेल ट्रेड पे गए 450 के लक्ष्य के लिए, लगभग 476 पे ट्रेड करता हुआ। अमित सेठ जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया और ट्रेड रहा उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डे हाई सुबह सुबह 800 पर पकड़ा गया था ट्रेड, और 860 के लक्ष्य का फिक्स किया उन्होंने यहाँ पे। और शरद अवस्थी जी ने इमामी को पिक किया। निफ्टी फर्दर रिट्रेस हुआ और निफ्टी करीब करीब 24,270 पे, और निफ्टी बैंक को स्क्रीन पे लेके आइएगा एक बार। निफ्टी बैंक भी रिट्रेस हुआ और निफ्टी बैंक करीब करीब 55,341 पे। तो क्लियरली आई थिंक वो जो एक फीलिंग है अनुज कि जो कमाया वो ऐसे माहौल में इंट्राडे में निपटा लेते हैं। आई मीन जो थोड़े से डीप पॉकेट्स हैं वो तो शायद रख रहे हैं पोजीशंस,
लेकिन जो 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 ज़्यादा रिस्क टेकर्स नहीं है वो मेरे ख्याल से ट्रेड्स लिक्विडेट कर रहे हैं, है ना? वीरू, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वीकेंड पे मैं 2-3 बहुत बड़े HNI से बात कर रहा था और फ्राइडे के मूव के बाद सबको थोड़ा लगा कि थोड़ा मार्केट में हल्का हो जाते हैं ये तो और काफ़ी लोगों ने, अब ऐसा है कि फ्राइडे को ही आपने बेच दिया, अब आप मंडे को कहाँ से ले लेंगे वापस, तो थोड़ा सा ये मार्केट में इस समय वो कॉन्डम चल रहा है। और जैसा आपने बोला, ओवरनाइट पोजीशन शायद लोग रखना नहीं चाहते। खैर अभी भी टाइम बाकी है, 3:30 तक क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक रिस्क तो मार्केट में नहीं लेना चाह रहे, और स्पेशली बिकॉज इंट्राडे में आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं मार्केट में। और आई थिंक मार्केट अब देखिए, ये मार्केट को इस बात का तो अंदाज़ा है कि रिटेलिएशन आना तो है, लेकिन उसको टाइम कोई नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आई थिंक इंट्राडे में तो आप फिर भी आराम से अपनी पोजीशन कर सकते हैं। ओवरनाइट आई थिंक ये रिस्क आप नहीं कैरी करना चाहते, क्योंकि जब भी होगा उसमें मुझे लग रहा है एक बार के लिए तो 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है। तो इसके लिए मार्केट उससे अपने आप को बचाना चाहता है बेसिकली। जी हाँ, बाजार थोड़ा सा अगर आप देखें अपना रिस्क जो है वो रिड्यूस करता हुआ। और अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा 1-2 कॉल्स को और लेते हैं, फिर उसके बाद जो बिग मार्केट वॉइसेस हैं उनकी कड़ी में जाएंगे। सिंक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कोलैप्स हुआ आज, ये एक बार लेके आइए स्क्रीन पे डाबर, एक बार लेके आइए आप स्क्रीन पे गोदरेज सीपी, एक बार स्क्रीन पे लेके आइए आप HUL। राजेश जी, सिंस आप सेल कॉल पे बहुत जल्दी चले गए, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ये बताइए FMCG में कोई स्टॉक है जहाँ पे पुट पे काम कर सकते हैं? बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि हर अब देखिए, मुझे लगता है इसमें से एक जो वीक काउंटर वो रहेगा HUL। हालांकि HUL अपने सपोर्ट पे खड़ा है, जब तक ये 2300 का सपोर्ट टूटता नहीं है तब तक यहाँ पे फ्रेश मंदी नहीं होगी। रादर नेस्ले की अगर आप बात करें तो नेस्ले भी हायर लेवल पे खड़ा है, तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि HUL में कंसोलिडेशन है, लिक्विडेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ये खड़े हैं। तो मैं यहाँ पे पुट की सलाह तो डेफिनेटली नहीं दूंगा। जहां पे चार्ट पे ब्रेकडाउन दिख रहे हैं वीरेंद्र जी, जहां पे क्लियर ब्रेकडाउन है वहीं पे फोकस रखे। जैसे कि वोल्टास एक वीक काउंटर है, मुझे लगता है वोल्टास में करंट लेवल से भी करेक्शन आएगा, और ये जो करेक्शन है वोल्टास को ढकेलेगा करीबन 1150 तक। हालांकि आज थोड़ा पॉज है, कल का इसने लो प्रोटेक्ट किया है, लेकिन वीकनेस है वोल्टास में। ओके, वोल्टास में वीकनेस है फिलहाल, और कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर अभी फिलहाल बिकवाली की राय नहीं है, हमने डिस्कस किया। लेकिन अब शो में आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। दरअसल देखिए, बाजार की नज़र अब कल आने वाले नतीजों पर रहेगी। कल निफ्टी में बजाज फाइनेंस, ट्रेंड समेत 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे। वहीं FNO की बात करें तो BPCL के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंचन नौटियाल और दीपाली राणा। कंचन, पहले आपसे जानना चाहूँगी कि बजाज फाइनेंस और BPCL के नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं स्ट्रीट? जी, शुरुआत कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के साथ। यहाँ पे हमें नंबर जो है वो रोबस्ट साइड में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि सारे ही फ्रंट में हमें अगर हम बात करें तो डबल डिजिट की जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है। इस टाइम पे अगर रेवेन्यू, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए कंपनी की, तो 23% का इजाफा यहाँ पे जो स्ट्रीट है एक्सपेक्ट कर रहा है। एबिटा भी एट द सेम टाइम 27% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 18 से 20% तक यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब देखिए, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एबिटा है, ये बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे का जो कारण है वो है जो कंपनी की लोन ग्रोथ है वो इस टाइम पे काफी ज्यादा रोबस्ट है, जो कि कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट को यहाँ पे ड्राइव करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो इस टाइम पे मार्जिन्स है वो हमें थोड़े से मॉडरेट साइड में दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम पे कंपनी की AUM ग्रोथ देखा जाए तो यहाँ पे हमें साल दर साल करीब करीब 26% का इजाफा देखने को मिल सकता है। कंपनी की जो क्रेडिट कॉस्ट है यहाँ पे हमें स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, यानी कि 5 बेसिस पॉइंट्स तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आपको यहाँ पे फोकस कहाँ पे करना होगा, इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। कंपनी की तरफ से किस तरीके की गाइडेंस आती है, जो NIMs है उसके ऊपर, जो क्रेडिट कॉस्ट है उसके ऊपर, साथ ही साथ बोर्ड बैठक में बोनस को लेकर और जो स्टॉक स्प्लिट की बातें चल रही है उसके ऊपर क्या डिसीजन आता है, ये भी काफी ज्यादा की फोकसेबल एरिया होगा। ओके, तो BPCL, ये तो बजाज फाइनेंस की बात की कंचन आपने, BPCL के नतीजे कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट क्या अनुमान लगा रहे हैं?
इस टाइम पे अगर हम बीपीसीएल के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमें अच्छे साइड पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का जो मेजर कारण है वो इस टाइम पे जिस तरीके की ग्लोबल कंडीशन चल रही है उसके चलते जो क्रूड प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं। क्रूड प्राइस वॉलेटाइल हो गए तो जो कंपनी की इन्वेंट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस देखने को मिल रहा है। डायरेक्टली कमिंग टू द नंबर्स, अगर हम रेवेन्यू की बात करी जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। 95,730 करोड़ पे ये हमें रजिस्टर होता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 37 to 40% तक हमें प्रेशर में आती हुई दिखाई दे सकती है। यही नहीं बल्कि कंपनी के मार्जिन्स भी यहाँ पे इस टाइम पे हमें डेंट खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्वेंट्री लॉस की तो हमने बात करी, बल्कि हमने पिछले क्वार्टर में और पिछले साल भी देखा था कि जो रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो भी अपने वीकर साइड में है। वो इम्पैक्ट हमें इस क्वार्टर में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। जो एलपीजी की अंडर रिकवरी है उससे भी यहाँ पे हमें एक डेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर जीआरएम की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 6.5 तक के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ इस टाइम पे मार्केट सेल्स देखी जाए तो वो भी वॉल्यूम हमें एक स्लाइटली इंक्रीज होती हुई दिखाई दे सकती है। कोई मेजर इंपैक्ट यहाँ पे बड़ी बढ़त आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फोकस एरिया कहाँ पे होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बीना रिफाइनरी के एक्सपेंशन के ऊपर कंपनी की तरफ से किस तरीके का अपडेट आता है, साथ ही साथ जो इनकी आंध्रा रिफाइनरी है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर कंपनी किस तरीके के अपडेट्स देती है। ओके, चलिए तो ये कुछ नंबर्स रहेंगे आपके रेडार पर रखने के लिए। मीनवाइल एक बार टाटा एलेक्सी लेकर आइए। उस ट्रेड की बात हुई थी शिल्पा जी, वो कॉल ऑप्शन 207 या 208 रुपये पे था, 223 तक पहुंचा 5700 का। कुछ देर में अपडेट लेते हैं उस कॉल ऑप्शन पर भी आपसे, लेकिन मैं सोचा एक बार ज़रा उसको पॉइंट आउट कर दूं। मीनवाइल एक बार दीपाली के पास चलते हैं, जानते हैं कि ट्रेंड के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून। ट्रेंड के नंबर्स वाई बेसिस पर तो बेहतर दिखाई देंगे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो नंबर्स वीक रहेंगे। अगर रेवेन्यू फ्रंट पर देखें तो 28% की ग्रोथ आ सकती है, 4,534 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है। हालांकि पिछले क्वार्टर में हमने 36% की ग्रोथ देखी थी रेवेन्यू में। वहीं अगर पैट की बात करें तो 8% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 268 करोड़ का ये आंकड़ा रह सकता है। सीक्वेंशियल बेसिस पे अगेन मेजर ड्रॉप रहेगा। वहीं एबिटा भी 477 करोड़ से बढ़कर 592 करोड़ रह सकता है वाई बेसिस पे। मार्जिन देखेंगे तो सीक्वेंशियल बेसिस और वाई बेसिस दोनों ही फ्रंट पर डिप कर रहे हैं। 15% से घटकर वाई बेसिस में 14.5% के आसपास आ सकते हैं। दरअसल अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वहाँ पर मॉडरेशन देखने को मिली है। Q3 में जो हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ थी वहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है, जिसके कारण उतनी ग्रोथ रेवेन्यूज में दिखाई नहीं दे रही जितने पिछले क्वार्टर में दिखाई दी थी। वाई बेसिस पे भले ये नंबर अच्छा दिखाई दे रहा हो। दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट साइड या जूडियो की बात करें तो इस क्वार्टर में 10 स्टोर्स कंपनी ने ऐड किए हैं वेस्ट साइड के, जूडियो के लगभग 130 स्टोर्स ऐड किए हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है, जो अर्बन डिमांड है, वहाँ पर थोड़ा लैक लस्टर मूव देखने को मिले हैं। डिमांड इंपैक्ट हुई है जिसके कारण उतनी ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई नहीं दे रही है। मार्जिन्स डिप हो रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट ऑपरेटिंग डीलीवरेज की वजह से। अब इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है कि वेस्ट साइड एक्सपेंशन पर कंपनी काफी फोकस कर रही है। अब अर्बन एरियाज में, टियर 3 टाउन्स में किस तरीके के डिमांड ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली इन दोनों ही ब्रांड्स के, फिर चाहे वेस्ट साइड हो या फिर जूडियो हो, वो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आगे के स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, स्पेशली वेस्ट साइड सेगमेंट को लेकर। तो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी नंबर्स के साथ, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स वीक, वाई बेसिस पे नंबर्स थोड़े से बेहतर दिखाई देंगे। ओके, ट्रेंड आप इसे कह सकते हैं कि पूरे 21,900 से लेके अब तक करीब 24,200 के पुल बैक में इसने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। बट थोड़ा सा भी अगर आप देखें, अगर हमें नंबर में बेनिफिट मिला तो शायद अगर एक 5400 की डिजेक्ट्री पार हो तो एक बड़ा आए इसमें, लेट्स सी। बट इसका एक टेक्निकल आउटलुक लेते हैं। इसकी प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको मानस? अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया इसने, अभी तक नहीं। वो थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है ट्रेंड में? 5350, 5400 आपके अनुसार, जिसके ऊपर आप थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेंड को कैप्चर करना चाहेंगे? तो देखिए, फ्राइडे की क्लोजिंग को देख के मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। मॉर्निंग में सबसे पहले रिकमेंडेशन ट्रेंड पे ही मैंने दिया था, वो एक सेल रिकमेंडेशन था। उसका रीजन ये था कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था और 60 मिनट चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड दिखने लगा था। मेरा समझना है कि यहाँ पर फ्रेश खरीदारी तब तक ना करें जब तक ये 5350 के ऊपर ना निकले। मीनवाइल एक बार जरा आप लेकर आइए इंश्योरेंस स्टॉक्स, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स, HDFC लाइफ, SBI लाइफ और मैक्स इंश्योर। ये देखिए तीनों में एकदम से क्या एक वर्टिकल मूव आया। ये देखिए तीनों के तीनों स्टॉक। हमारे सिस्टर चैनल CNBC TV 18 पर एक एक्सक्लूसिव खबर चल रही है जिसके हिसाब से DFS सेक्रेटरी ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एश्योर किया है कि बैंक इंश्योरेंस चैनल के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बेसिकली ये जो
HDFC लाइफ, SBI लाइफ, मैक्स, ये सब इंश्योरेंस कंपनियाँ जो है इनका काफ़ी बिजनेस बैंक इंश्योरेंस चैनल से आता है। तो उन काफ़ी CEO से मिले थे DFS सेक्रेटरी, और उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। शरद जी, इंश्योरेंस स्टॉक क्या व्यू होगा अब इस पर? और देखिए, डेवलपमेंट तो पॉजिटिव है, क्योंकि जैसा आप भी बोल रहे हैं, बैंक का बहुत बड़ा रोल रहता है। ज्यादातर जो बैंक ड्रिवन इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें तो ऑब्वियसली ज्यादा रोल रहता है। तो मुझे लगता है अननेसेसरीली उसको कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो उनके लिए सर्टेनली बेटर है। और लॉन्ग टर्म में अभी भी जो पेनिट्रेशन लेवल्स की हम इंडिया में बात करते हैं वो काफी नेसेंट है। LIC हमारी टॉप बेट है स्पेस में, जहां हमें लगता है यहाँ से काफी डिसेंट अपसाइड है। 1.5 एम्बेडेड वैल्यू पे भी ट्रेड करता है। तो और प्राइवेट साइड में अब ये रनअप के बाद HDFC लाइफ हम लोग 800 रुपए के टारगेट के हिसाब से लेके चल रहे हैं। बट मुझे लगता है शायद SBI लाइफ में यहाँ से आपको काफी बेटर अपसाइड देखने को मिले। दूसरा ट्रिगर हो सकता है अगर वो मेडिकल वगैरह कंबाइन करने का ऑप्शन दे देते हैं कि लाइफ फर्म्स भी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह बेच सकें, तो वो एक एडेड एडवांटेज हो सकता है आने वाले समय में। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें लगता है ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ काफी डिमांड आने वाले समय में देखने को मिलनी चाहिए। पेनिट्रेशन लेवल अभी भी काफी नेसेंट है। ओके, एक टेक्निकल व्यू भी लेते हैं इस पर। क्लियरली ये इस समय की, इसको बिग में फ्लैश करिए, इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है। SBI लाइफ पर मानस क्या व्यू होगा? आज सुबह से थोड़ी स्ट्रेंथ थी वैसे इंश्योरेंस स्टॉक्स में, लेकिन SBI लाइफ इस समय सभी स्टॉक्स में सबसे स्ट्रांग। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। हायर टॉप से हायर बॉटम बन रहे हैं। कल हमने लास्ट सेशन में हमने हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, लेकिन क्लोजिंग को देख के लग रहा था कि शायद ये रैली कंटिन्यू होगी। मेरा समझना है कि नेक्स्ट टारगेट 1830 1835 की रेंज में हो सकता है। तो पोजिशनली, आई थिंक पोजिशनली करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1660 के नीचे लगाना है। ओके, तो चलिए ये इस समय इंश्योरेंस स्टॉक्स पर एक व्यू। इस बीच हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जुड़े हैं। आज हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़े हैं। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट का मूड, माहौल? अब ये सब जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, इसको लेकर मार्केट कितना नर्वस रहेगा आगे, और आपकी क्या अप्रोच होगी इस समय मार्केट को लेकर? अनुज, देखिए, अनसर्टेनिटी जो पहले टैरिफ्स को लेके थी, अब वो डोमेस्टिक पहलू पे भी आ गई। ये जो एक एंटिसिपेशन बन रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ रिटेलिएटरी हॉस्टिलिटीज बढ़ेंगी या शुरुआत होगी, वो किसी को भी अंदाजा नहीं है कि कितनी गहरी हो सकती है, कितनी लंबी चल सकती है। तो अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने कहा पहले, वो ओवरसीज क्यूज से थी, अब डोमेस्टिक क्यूज भी थोड़े हावी हो रहे हैं इस मामले में। दूसरी चीज, अर्निंग सीजन में एक पहला राउंड जो अभी हुआ है, जो आज ऑफ कोर्स इस हफ्ते बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, तो एंड ऑफ दिस वीक तक ये होगा कि आपके पास 40-50% जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स आपको उसमें नतीजों का एक बहुत अच्छा खुलासा हो जाएगा। वहां पे ये समझ आ रही है कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कई जगह मार्जिन इंप्रूवमेंट जरूर है। तो मार्केट इस चीज की वेट करेगा कि भाई अर्निंग्स ग्रोथ कैसी आनी, आगे उम्मीद क्या है, कमेंट्री कितनी वीक है, स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से स्टैंड लिया जाएगा। तो ओनली सिल्वर लाइनिंग है कि डोमेस्टिक मार्केट में FIs की जो वापसी थोड़ी सी महसूस हुई है कैश मार्केट में, ये एक बहुत वो है जिसको कहते हैं डिस्टिंक्ट एडवांटेज रहा है। वो हमने उसको शायद नजरअंदाज किया नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, जो 7-8 दिनों में जो सत्र में जो बाइंग हुई है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं पैसा लगाने की चेष्टा FIs करेंगे। और वो रुपया स्ट्रेंथ जैसे जैसे पाता है, जैसे जैसे डोमेस्टिक यूज में इंडिया की एग्रीमेंट्स हर जगह जो चाहे बायलैटरल लेवल पे हो, टैरिफ को लेके हो, ये थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी, तो मुझे लगता है एक मार्केट में एक वापस एंट्री पॉइंट उनके लिए बहुत बढ़िया बन जाता है। सो आई थिंक दोनों चीजें हैं, नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव अनसर्टेनिटी को लेके हैं, पॉजिटिव जो है वो फ्लोज को लेके हैं, और रिजल्ट्स भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक आए हैं। अभी तक तो कोई डिसअपॉइंटमेंट इतनी खास आई नहीं है। तो करना क्या है, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, एक टाइम करेक्शन जैसा आपको महसूस हो रहा है वो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाइंग ऑन डिप्स जो है वो इट हैज पेड ऑफ, एंड वो अभी भी एक टैक्टिकल शॉर्ट टर्म के लिए बनाने का। लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स अर्निंग्स के बेसिस पे अगर आप जाएं तो आपके लिए चुनने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, जहां वैल्यूएशन भी थोड़े से नॉर्मलाइज हो गए या रीजनेबल हो गए। खास करके डिफेंस वाले स्पेस में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जो पॉजिटिविटी आनी है वो बरकरार रहेगी, अगले 2-3-4 साल तक रह सकती है। तो ये सब चीजों को देखते हुए कुछ पॉकेट्स उभर रहे हैं, सिक्लिकल्स में एक वापसी महसूस हो रही है, पर्टिकुलरली सीमेंट साइड में। सो आई वुड बिलीव एडवांटेजेस हैं,
थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बन गया है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बन गया। मीनवाइल अल्ट्राटेक के नंबर्स आए हैं, पहले 2 नंबर जो आए हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा एस्टिमेट से कम है, हालांकि बढ़ा है, लेकिन इनकम ठीक ठाक आई है। 2482 करोड़ का प्रॉफिट है, 2750 करोड़ का एस्टिमेट था। इनकम 23,063 करोड़ है, जहां एस्टिमेट 22,500 करोड़ के आसपास था। सीमेंट पर क्या व्यू है आपका? अभी आपने पासिंग में सीमेंट की बात की, लेकिन अल्ट्राटेक ने आज ही 52 वीक हाई लगाया, वहां से थोड़ा फिसला है। क्या व्यू होगा स्टॉक पर? बहुत पॉजिटिव है व्यू सीमेंट सेक्टर में, बहुत पॉजिटिव है। अल्ट्राटेक में ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक बिकॉज चूंकि सबसे बड़ी कंपनी है, इतनी कैपेसिटी लेके बैठे हैं, हमेशा थोड़ा सा वैल्यूएशन रिच रहता है। हम लोग को आदत है इसको 4,000 5,000 के लेवल से देखने की, अब वो वहां से 3 गुना हो चुका है। ऑफ कोर्स कैपेसिटी और ग्रोथ के हिसाब से ही हुआ है, लेकिन अगर इस क्षेत्र में अगर आप देखें, कुछ कंपनीज आपको स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों दिखा पा रही हैं। जैसे श्री सीमेंट को ले लीजिए या एसीसी को ले लीजिए, तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं अनुज, इससे एक चीज जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को लेके जो आगे बढ़त हासिल हो सकती है, और सीमेंट कंपनीज आपको उस लेवल पे मिल रही हैं जहां पे ये 5 साल पहले थी या 4 साल पहले थी, वो 5 नहीं हो, तो ये वही लेवल पे वैल्यूएशन के तौर पे मिल रही है, कंफर्टेबल उस पे सिचुएशन में। लेकिन आपको यहाँ से ग्रोथ जो आगे कायम हो सकती है वो बहुत ही उम्दा हो सकती है। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव, बट थोड़ा सा वहां पे बड़ी कंपनीज की तरफ झुकाव ज्यादा है, क्योंकि बीच में जो छोटी कंपनीज में एक पहल हुई थी कि भाई लहर दौड़ रही थी कंसोलिडेशन की, ये इनमें कई कंपनीज में मर्जर अधिकरण की बातें होंगी, होगा, बट उसको नजरअंदाज करिए, बट आप फोकस करिए कि आप इस पे रह सके, प्राइमरीली ऑन लार्ज सीमेंट प्लेयर्स। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये अभी आप सीमेंट की बात हुई, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, रियल एस्टेट इंसलरी, और इनफैक्ट HFCs में इस बार सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन देख रहा है। और अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो कंज्यूमर फाइनेंस, उसके बाद गोल्ड फाइनेंस, ये तीसरा तबका जो HFCs का है, और ये NBFCs में ये अभी भी एक डिफरेंशियल है, बड़ा डिफरेंशियल है प्राइस परफॉर्मेंस में वर्सेस रेस्ट ऑफ NBFCs। क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसमें खेलने के लिए? नमस्कार वीरू, देखिए HFCs यस, बट आपको ना बहुत कम ऐसी HFCs मिलेंगी जहाँ पे या तो बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो, ग्रोथ आनी बाकी है, और जो ग्रो कर रही है वहां पे बैलेंस शीट कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो बहुत मिक्स बैग हो गया है। एक जमाना था कि आपको कैनफिन होम्स, PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये बहुत डिस्टिंक्ट आउटलायर्स दिखते थे, बट अब वो माहौल थोड़ा सा वैसा है नहीं। और गोल्ड फाइनेंस की जहां तक बात है, मुझे लगता है गोल्ड फाइनेंस विल कंटिन्यू टू ग्रो, पर इसको आपको अगर चलना है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो ये जरूरी नहीं कि आप NBFCs के पीछे ही भागिए, आप काफी हद तक बैंक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये चीज पार्टिसिपेशन अगर आप छोटी बैंक्स के जरिए करते हैं, जो मिड साइज बैंक्स हैं, उसमें आपको एक डिवर्सिफिकेशन भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ द लोन बुक। अब आप एग्जांपल के तौर पे DCB के रिजल्ट्स आए थे कल, मतलब ये वीकेंड पे। अब DCB के नंबर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो क्वालिटी इंप्रूव हुई है, या जो NII ग्रोथ 10% का उन्होंने एटलीस्ट ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किया है। मैंने आज सुबह हमारी सिस्टर चैनल पे जब मैं बात कर रहा था, तो मैं यही समझा रहा था कि NBFCs में श्रीराम, चोला के नंबर्स में आपको जो स्ट्रेस दिख रहा है, वो अभी 1-2 क्वार्टर शायद रह सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स ऐसी कोई कम हुई नहीं है उनकी, कॉस्ट ऑफ फंड्स। जबकि बैंक्स को ये एडवांटेज मिलना शुरू हो गया है, और वहां पे जहां जहां ग्रोथ आने की उम्मीद है और उनकी सेगमेंट्स प्रॉमिसिंग है, वहां आप क्यों नहीं ग्रो कर सकते। सो NBFCs को छोड़ के थोड़ा सा झुकाव बैंक्स की तरफ है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बढ़ चुके हैं, लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी अच्छा खासा एक मोमेंटम है, लेकिन ये जो छोटे बैंक्स हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर करेंगे तो ये दिख जाए। ओके प्रकाश, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। हालांकि आपने NBFCs का जिक्र किया, मिड साइज बैंक का भी जिक्र किया, लार्ज प्राइवेट बैंक्स पर थोड़ी और राय मैं जानना चाहूँगी आपसे। आपने HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के नतीजे देखे, नतीजे ठीक ठाक रहे, एक्सिस बैंक थोड़ा सा स्लो रहा, लेकिन अब नतीजों के बाद कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर रुख क्या राय रहेगी यहाँ पे, स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंक्स? तो शेयर नमस्कार, इम्पोर्टेंट है कि आप बैंकिंग में एलोकेशन देखिए, जब खास करके FIs की वापसी हो रही है, ETF के जरिए पैसे आ रहे हैं, तो ज्यादातर ये एलोकेशंस इन बैंक्स में आए हैं, क्योंकि अंडरवेट थे, वैल्यूएशन अच्छा था, और ग्रोथ आपको सामने दिखी। इन सभी में अगर आप देखें तो जो ICICI के नंबर्स हैं वो सबसे उम्दा है, और आगे चल के ये टॉप
तीन की जो सूची है कि आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 घूमता रहेगा, पोजीशन चेंज होती रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बेस्ट अप्रोच है कि एक बास्केट अप्रोच करिए। आपको जो एलोकेट करना है, 100 रुपए एलोकेट करना है, तो 1/3 करके करिए, तो वो उससे आपको हर एक बैंक की एक सेलियंस मिलेगी, उसकी ग्रोथ फेज का एडवांटेज मिलेगा। थोड़ा सा अग्रेशन आपको आईसीआईसीआई में दिखेगा। एचडीएफसी अभी भी डिपॉजिट के ऊपर फोकस्ड है कि भाई हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशो पहले और भी मजबूत बनाए आरबीआई की नॉर्म्स के हिसाब से, और उसके बाद थोड़ा सा ग्रो करें। एक्सिस के पास एक सिटी का जो पोर्टफोलियो आने के बाद जो एडवांटेज है वो अलग है, तो उसमें फी बेस्ड इनकम ज्यादा आएगी। सो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि बैंक चलेंगे, मार्केट आउट परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन जो डेल्टा जिसको कहते हैं हम लोग की, जो एक डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ है, वो आने की गुंजाइश आपको थोड़े छोटे बैंक्स में, सीयूबी देख लीजिए, मतलब सिटी यूनियन बैंक देखिए, डीसीबी का मैंने जिक्र किया, इस टाइप के बैंक्स पे अगर आप रिसर्च करेंगे और देखेंगे कहाँ पे बैलेंस शीट कंफर्ट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वहाँ रिटर्न जो है वो, ऑफ कोर्स यू आर कैरिंग अ बिट ऑफ मोर रिस्क ऑल्सो, बड़ी बैंक में रिस्क उतना नहीं दिखता, बट ऐसा कोई रिस्क, सिस्टमिक रिस्क एटलीस्ट इन बैंक्स में भी नहीं दिख रहा है। इस वजह से इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। प्रकाश, रिलायंस कैसा लगा आपको, और क्या रिलायंस नेक्स्ट लीडरशिप ले सकता है? तो एब्सोल्युटली आज की लीडरशिप तो मेरे ख्याल से पूरी तरह रिलायंस के नाम पे है, अनुज। और देखिए, रिलायंस की एक खूबी ये रही है कि जैसे जैसे ट्रेडिशनल ऑयल एंड गैस बिजनेस या O2C बिजनेस थोड़ा नरम पड़ा, उन्होंने अपने आप को ढाल के कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस जो थे, उसमें दोनों आ जाते हैं, रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म, उसको बहुत अच्छी तरह से तराशा है। रिटेल की जो ग्रोथ है ये हासिल करनी स्केल पे, देखिए हम लोग उसमें काफी निटपिक कर सकते हैं, गलती ढूंढ सकते हैं कि स्टोर एडिशन नहीं हो रहा, बहुत सारी जगह उन्होंने क्लोज किए हैं स्टोर्स, पर ये सब रैशनलाइजेशन ग्रोथ के लिए करना पड़ता है। और आप ये देखिए कि जो स्केल पे अब वो ग्रो हो रहे हैं, और आज भी 14.6% की ग्रोथ उन्होंने एबिटा की बात करी है। रेवेन्यू तो आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको मार्जिन ग्रो करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, वो ग्रोथ आई है। सिंपल गणित ये है अनुज, अगर आप इसको रिटेल वाले बिजनेस को 30 टाइम ईवी एबिटा देते हैं आपका, और उसमें जो उनके परसेंटेज मेरे ख्याल से 83% ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्री की है, उसको वैल्यूएशन के उसमें एसओटीपी में रखिए। आप जियो टेलीकॉम वाला जो जियो प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है, उसको 15 का ईवी एबिटा मल्टीपल दीजिए। ऑयल एंड गैस वाला है, उसको आप मेरे ख्याल से 5 का दे सकते हैं। न्यू एनर्जी बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट 75,000 करोड़ का है, उसको 2 डीम्ड वैल्यू 2x दे दीजिए, तो 1.5 लाख करोड़ हो जाती है। ये सब करते करते जब आप गिनेंगे, और ऑफ कोर्स देयर इज अ डेट, मेरे ख्याल से एक इस बार की जो बैलेंस शीट में 1,14,15,000 करोड़ का डेट है, ये सब करते हैं तो मेरी गणित तो ये बता रही है कि 27 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो जाती है। आज तो आप जहाँ हैं वहां से ये बहुत ज्यादा होती है। अगले 2 साल की प्रोजेक्शंस की बात कर रहा हूँ, नॉट 1 ईयर। तो कहीं ना कहीं ये डी लिस्टिंग, आरपू ग्रोथ, ये सब ट्रिगर्स जब आएंगे तो आई थिंक लीडरशिप बनी रहेगी। हाँ, बट ये ना सोचिए कि ये कल से बढ़ना शुरू हो जाएगा, कि हेवी वेट है। एवरी 1 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट इन रिलायंस, मतलब आप मार्केट में भी इतना ही आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो जब पैसा वापस आएगा होल हार्टेडली, खास करके एफआईज का, आई डोंट सी एनी रीजन कि यहाँ एलोकेशन क्यों नहीं आए। तो ये 1300 का 1700, 1750, 1800 कहीं भी जा सकता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। तब तक बने रहिए, लॉन्ग टर्म बेसिस पे अप्रोच करिए। अच्छा प्रकाश सर, ये पिछली बार जब आप हमारे साथ बजट के दिन बैठे हुए थे उस स्टूडियो में, एक मूव एफएमसीजी में इस दिन आया, 4 दिन चला। इस बार फिर मूव आया, और जब मेट की टिप्पणियाँ आई थी, स्काई मेट की टिप्पणियाँ आई थी रिगार्डिंग मानसून, फिर चला, लेकिन फिर कोलैप्स हो गया विद एक्चुअल नंबर्स, और मोर स्पेशली आफ्टर देयर कमेंट्री। मार्जिन्स को लेकर आपकी राय क्या कहती है? मैंने एफएमसीजी अभी क्या ऐसी डाउटफुल एनवायरनमेंट में रहेगा अभी? नहीं, रह नहीं सकता ये। देखिए, मॉनसून ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे जो कंसर्न आ रहे थे वो ग्रोथ को लेकर आ रहे थे कि भाई वॉल्यूम ग्रोथ तो है ही नहीं, आप कितना रीप्राइस अपने आप को कर पाएंगे, कितनी कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये सब पिछले 12 नहीं 18 महीने से हो रहा है। अगर आप 6 क्वार्टर देखें, हर एक बड़ी कंपनी ने अपनी कॉस्ट कंट्रोल की है, चाहे वो मैरिको हो, ब्रिटानिया हो, HUL हो, हर एक जने ने जहां जहां कोशिश करके अपने आप को वो बनाया है, सक्षम बनाया है इस पर्टिकुलर इसको रीप्राइस करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स। होगा ये कि जैसे ही आपको वॉल्यूम ग्रोथ आता है, और कहीं ना कहीं मिक्स कमेंट्री आ रही है, कोई बोल रहा है रूरल में इंप्रूवमेंट है, कोई बोल रहा है अर्बन में पहले आ जाएगा। जैसे ये इंप्रूवमेंट आता है, आप ये देखिए, आपने कमर कस ली, कॉस्ट घटा ली,
अब वॉल्यूम ग्रोथ आना शुरू होगी। तो जब वॉल्यूम ग्रोथ आएगी तो आपको उसका बेनिफिट बहुत एक स्प्रिंग की तरह जब खुलता है, स्प्रिंग में से आप प्रेशर हटाते हैं तो कैसे भागते हैं, वो उस टाइप की चीज आपको दिख सकती है। अब ये कब होगा ये कहना मुश्किल है। माई सेंसेस सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में आपको ये ज्यादा दिखेगा। उसका रीजन है फेस्टिव सीजन, पोस्ट मॉनसून इफेक्ट, ये सब चीजों को अगर आप मिलाएं उनका समीकरण ये रहता है कि FMCG उसमें परफॉर्म ज्यादा कर पाती है। बट पार्टिसिपेशन डेफिनेटली रहेगा, अंडरवेट है, और वहां भी एक FI का फेवरेट पॉकेट रहा है पहले भी इन द पास्ट, और अगर वो वापस आते हैं तो फाइनेंशियल्स और ये इस टाइप की कंपनीज में FMCG क्षेत्र में डेफिनेटली एलोकेशन आएगा। बट टाइमिंग का वो इशू होने की वजह से मैं ये नहीं कह पा रहा कि ये लेने लायक अभी से है या एक क्वार्टर और वेट करें। ऑफ कोर्स टाइमिंग करना मुश्किल भी होता है, बट कहीं ना कहीं एक उस स्तर पे आ गए जहां बॉटमिंग आउट प्रोसेस आपको एक महसूस होना शुरू हुआ है। ओके प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा बात करके आपसे आज। बहुत सारे सेक्टर से बातचीत हुई। शुक्रिया आपका इस मंत्रालय में शामिल होने के लिए और सभी सेक्टर्स पर रखने के लिए। अब चलते हैं आज की रणनीति पर। अनुज, क्लोज तो अच्छा है और मेरे ख्याल से अनुज क्लोजिंग बेसिस पे ये बहुत मतलब स्ट्राइक भी कर रहा है ना, बट दोनों चीज़ों को तालमेल बिठाते हुए टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स और सर्कमस्टेंसेस, आप क्या व्यू बना रहे हैं? बिल्कुल, और उसमें मैं एक ऐड करता हूँ, एक बार आप डॉलर रुपये का इंटरडे चार्ट लेकर आइए जरा, 4 हफ्ते के हाइज पर डॉलर रुपये। आई थिंक ये क्या है वीरू, ये समझिए, इस चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि पहले जब हम डॉलर रुपये में स्ट्रेंथ देख रहे थे वो पूरा जो डॉलर इंडेक्स की वीकनेस थी उसका इम्पैक्ट था। आई थिंक अब जो डॉलर रुपये में हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा FI बिहेवियर का थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है, जिस तरीके की FI बाइंग भी आ रही है। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए मेरा व्यू क्या है, या तो आप न्यूट्रल जाइए, 2 कारणों से न्यूट्रल जाने की बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एक तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के करीब हैं, ये 24,350 24,400 का जोन जो है यहाँ पर हम बार बार अटके हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है टफ है। बैंक निफ्टी भी देखिए आप 56,000 का वो जो जोन है उसके 55,500 56,000 थोड़ा सा टफ रेजिस्टेंस रहा है, और जियोपॉलिटिकल रिस्क हमेशा रहेगा। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से। लेकिन जिस तरीके का डॉलर रुपये बिहेव कर रहा है, जिस तरीके का ग्लोबल ट्रेंड है, अगर कुछ नहीं हुआ डेवलपमेंट तो हो सकता है कल फिर एक गैप अप हो जाए। तो इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कैरी करूँगा, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप परसों के कुछ पुट ऑप्शंस के थ्रू अपने आप को हेज कर लें। ये हेज सिर्फ इसलिए कि कल को बाई चांस अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, भले ही उसको आप खुलते ही कल स्क्वायर ऑफ कर दें। तो ये एक मेरी अप्रोच हो सकती है एज़ फार एज टुमारो इज़ कंसर्न। चलिए अब कल की ट्रेड्स की बात करते हैं, और हमारा पैनल पूरा तैयार है हमारे साथ। गवा सर, कल के लिए क्या ट्रेड लेके जाएं? आई थिंक यस, गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है सन फार्मा BTST, ट्रेड करा है 1842, टॉप होगा 1828, करीब 14 रुपए का। आई थिंक नियर टर्म टारगेट 1860 to 1870 जोन्स, अच्छा गैप अप मिलना चाहिए सन फार्मा में। ओके, सन फार्मा डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी, गाबर जी के पिक। पालविया सर, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? तुषार जी, भेल यहाँ पे पसंद आ रहा है। भेल में जिस तरीके से मोमेंटम बना है और डे हाई की तरफ ये स्टॉक भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है BHEL को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 237 से 240 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 229 के आसपास। ओके, मानस जी आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? देखिए, कल के लिए BSE पे खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप चार बॉटम लगातार बन रहे हैं। फ्राइडे के सेशन में हमने एक करेक्शन देखा, 10 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके नया हाई बनाया स्टॉक ने, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 6400 के नीचे रहेंगे, लेकिन अब आप 6700 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं BSE के फ्यूचर में। शिल्पा जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? जी बिल्कुल, ग्लेनमार्क में कंटिन्यू करना चाहेंगे SBTST। यहाँ पे ग्लेनमार्क 1400 के स्टॉप लॉस से इन फ्यूचर्स आप इसमें बाई कीजिए। 1435 इसका पहला टारगेट होना चाहिए, सेकंड टारगेट टूवर्ड्स 1450। ओके, ग्लेनमार्क कल के लिए। अमित जी, आप बताइए आपके पिक कल के लिए? जी शेयर जी, मैं BEL कैरी करूंगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक 20 डमा से एक रिवर्सल दिखा रहा है, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक छोटा सा 302 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट्स रहेंगे 312 रुपए। ओके, BEL 305 पे। और राजेश सतपति जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर रहेगी HAL पे। मुझे लगता है आज डिफेंस स्टॉक्स बढ़िया काम कर रहे हैं, तो HAL अगर आप देखें तो 4,600 का इसका टारगेट होगा, और 4,400 यानी जो ब्रेकआउट मिला है
वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, चलिए, तो ये इस समय सारी BTST ट्रेड्स कल के लिए। अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक। यतिन, कौन से 2 स्टॉक्स पर नजर डीलर की? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स एक्साइड है सबसे पहला, और यहाँ BTST की एडवाइस दे रहे हैं डीलर्स। आज ओपन इंटरेस्ट 11% से ज़्यादा बढ़ा है और डीलर्स को लगता है यहाँ से 380-385 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कैश सेगमेंट में, और उसी तर्ज पे 2 से 3% का मूव वो F&O मार्केट में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स BTST सुझा रहे हैं और काफ़ी सारी HNI बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि बजाज फाइनेंस थोड़ा कमज़ोर लग रहा है रिजल्ट्स के पहले। यहाँ ओपन इंटरेस्ट में आपको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है और डीलर्स यहाँ सिलेक्टिवली स्टॉप लॉस के साथ अपनी शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं। उनको लगता है काउंटर में 20 से 40 रुपए तक का डाउनसाइड आपको कल सुबह देखने को मिल सकता है। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अबाउट 0.5%-1% की डाउन। ओके, डाउन टेक थोड़ी सी बजाज फाइनेंस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये यतिन, थैंक यू। तो एक बाय एक सेल डीलर्स की तरफ से, एक्साइड पर बाय और बजाज फाइनेंस पर सेल। वीरू के पास चलते हैं मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, कैसी रही आज की मार्केट ब्रेथ? जैम, आज इस सीरीज का दूसरा दिन अनुज, आइए जरा देखते हैं आपकी स्क्रीन पे मार्केट ब्रेथ, और रियली बेटर थी। अगर कंपेयर करें फर्स्ट डे जो डिजास्टर हुआ, आई थिंक वो रिवर्सल हुआ, उसके कंपेयर में बेटर लग रही है। शॉर्ट कवरिंग, मोस्ट स्पेशली वो शॉर्ट जो मैं इनफैक्ट आपको सुबह सुबह पल्स में बता भी रहा था, जो ऐड हुए थे शुक्रवार को, उनमें बड़ी कवरिंग थी आज। मैं इनफैक्ट स्टॉक्स पे दिखाऊंगा पे आपको मैं। लॉन्ग 86, 108 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 15 और 10 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। आइए जरा दिखाते हैं लॉन्ग, उसके बाद इंटरेस्टिंग होगा शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग CDSL, प्रेस्टीज एस्टेट्स, IGL, BPCL, बट सबसे बड़ा जो लॉन्ग बिल्डअप था वो आज रिलायंस का वेटेज रखता है, क्योंकि वो इंडेक्स को पुश कर रहा था। बाकी RBL में शॉर्टिंग हुई थी, HL में शॉर्टिंग हुई थी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में शॉर्टिंग हुई थी, और मोस्ट स्पेशली BHL में शॉर्टिंग हुई थी। तो आज वो जितनी भी शुक्रवार को शॉर्ट्स राइड हुई थी, आज काफ़ी हद तक कवर की, इसीलिए आपने देखा कि वो शॉर्ट कवरिंग का जो आंकड़ा है वो काफ़ी वाइल्ड था। और एक बार लेके आइए स्क्रीन पे आप शॉर्ट बिल्डअप, L&T फाइनेंस, सिंजन तो क्रैक हो गया। I mean, आज भी 1% नीचे पतंजलि फूड्स, JSW, चोला इन्वेस्ट। और आखिरी स्लाइड आएगी यहाँ पे, और वो थी लॉन्ग अनवाइंडिंग की। ये रही श्रीराम फाइनेंस, एम्फेसिस और HL टेक्नोलॉजीज, अंबुजा सीमेंट्स और श्री सीमेंट, इन सभी काउंटर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। अनुज, बिल्कुल, TVS मोटर के नंबर्स आ रहे हैं और अब थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड का थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन पहले नंबर्स पर तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। 2 व्हीलर स्पेस का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है ये TVS मोटर, और इस समय और एक नंबर जो मार्केट वेट करता है वो मार्जिन का नंबर होता है, लेकिन अभी के लिए स्टॉक 3% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अमित सेठ जी, TVS मोटर ये शायद पॉसिबली ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब होगा, क्या भी होगा स्टॉक पर? जी अनुज जी, रिजल्ट्स असाइड स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कंटिन्यूअसली हमने यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम देखा, और 2 दिनों से रेस्ट करने के बाद पिछले 3 दिन के हाई को क्रॉस कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। छोटा सा 2810 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 2950 तक के टारगेट्स रहेंगे TVS मोटर्स में। ओके, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनकम का नंबर शायद थोड़ा सा, मुझे मैं कह रहा था कि थोड़ा आई थिंक इसमें स्टैंड लोन कंसोलिडेटेड का इशू होता है। खैर, श्रेया के पास चलते हैं और आज का पंचनामा का टीज़र आपको बताते हैं। श्रेया, बताइए क्या सवाल है? सवाल आए हैं आज श्रीराम फाइनेंस पर, जिस तरीके से टूट रहा है ये क्वार्टर 4 रिजल्ट। आप देखें लगातार 2 दिन में 9% का डेंट, 5 दिन में लगभग 12% का डेंट, 623 पे कर रहा है कारोबार, और एनालिस्ट ने अर्निंग्स एस्टिमेट भी कट किए हैं। स्टिल दे आर बुलिश। आपका क्या नजरिया सर श्रीराम फाइनेंस जिनके पास है, वो क्या करे इस गिरावट में और ऐड कर सकते हैं, या स्टिल इट्स अ नो राइट नाउ? देखिए श्रेया, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका होगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग में ज़बरदस्ती कॉन्ट्रा व्यू लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेडिंग में आपको उस तरफ झुकना चाहिए जिस तरफ मार्केट का झुकाव है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत शानदार स्टॉक रहा है ये पिछले कुछ समय से। 1 साल का मूव देखिए, 25% के गेंस दिए हैं इसने आपको। ऐसे स्टॉक्स को आप नॉर्मली गिरावट में ऐड करते हैं, बेचते नहीं हैं। ओके, तो ऐड करने की राय फिलहाल ये डिप एक अच्छा मौका। रोहित श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं ABB पे और 5728 की खरीद इनकी, होल्ड, सेल या फिर ऐड फॉर शॉर्ट टर्म, और अभी ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी, लगभग 0.25% की तेजी के साथ, क्या राय इनको?
अच्छा, ये स्टॉक्स लेके भूल जाने वाले टाइप के स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि एमएनसी पेरेंटेज है, डेटा सेंटर, कैपिटल गुड्स, इन सबको केटर करते हैं, डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक होती है, तो मेरे ख्याल से लेकिन ये इस पर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग करके इसमें आप दोनों तरफ फंसेंगे, तो SIP अप्रोच इसमें मेरे ख्याल से बेटर रहती है। ओके, SIP अप्रोच इसमें आप अपनाएं। चलिए, अब मैक्सिमम क्वेश्चंस हम 3:35 पर एड्रेस करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, CNBC आवाज़ के X, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक में हमारे साथ जुड़िए 3:35 पर, सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन जिस तरीके से सिंजन टूट रहा है लगातार, खबर के बाद, रिजल्ट के बाद लगभग 2% का डेंट आज के भी सेशन में पड़ता हुआ नजर आया। इस पर क्या राय रहेगी? मानस जी, आपसे जानना चाहूँगी, लगातार गिरावट, क्या ये अब एक रेड फ्लैग हो गया है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले ही स्टॉक ने 660 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक किया था और तब लग रहा था कि स्टॉक अपने जो मेरे ख्याल से 2024 में लो बना था उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुके हैं आज। मेरा समझना है कि अभी भी स्टॉक को अवॉइड ही करें जब तक 650 के ऊपर की क्लोजिंग ना देखने को मिले, यहाँ पर खरीदारी ना करें, तो और तब तक सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। अगर 600 के नीचे फिसला तो 560 रुपए तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए एक बार आपको बैन अपडेट देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। RBL बैंक बैन में जा सकता है, यहाँ पर 110% पोजीशनिंग हो गई है, उस वजह से ये स्टॉक अब तैयारी कर रहा है बैन में जाने की। इसके लिए इसको आपको रखना है ध्यान में, ये एक स्टॉक होगा जो अभी भी रेडार पर रहेगा। और TVS मोटर का मार्जिन नंबर बहुत शानदार है। देखिए, TVS मोटर में आप स्टैंड अलोन नंबर्स देखते हैं, तो जो हमने फ्लैश किए तो वो कंसोलिडेटेड नंबर्स थे, लेकिन अगर आप स्टैंड अलोन नंबर्स देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर से जो मार्जिन का नंबर है वो काफ़ी शानदार है, 14% के करीब। और एक बार इसका 52 वीक हाई लो फ्लैश कर दें, मेरे ख्याल से ये इसके करियर का अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा, और के करीब ही हैं उसके 2958 पर इस समय TVS मोटर। नंबर काफ़ी अच्छे हैं, और ये स्टॉक रहेगा रेडार पर। शायद कुछ और स्टॉक की बात हो जाए। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स, हालांकि बाजार में आज शानदार तेजी, लेकिन कई सारे स्टॉक्स डे लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर डे लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी, और कई सारे स्टॉक्स जिनसे इन तेज़ी पे हो नहीं पाए। एक तो पतंजलि FMCG सेक्टर से ये भी डेंट पड़ता हुआ नज़र आया। इनफैक्ट आप कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में से देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल लगातार रिजल्ट के बाद इसमें दूसरे दिन गिरावट में देखने को मिल रही है, 2.5% के करीब गिरता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही कुछ और स्टॉक्स देखें आप, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लगभग 1.25% और एम्फेसिस पे भी आज डेंट पड़ता। हालांकि पूरा IT पैक ही रेड था, लेकिन इस पर ज़्यादा डेंट पड़ता आज के सत्र में नज़र आया। ये जो स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल, इस पर एक बार नज़र रखते हैं। 2.5% से ज़्यादा की गिरावट आज के सेशन में, क्या करना चाहिए शिल्पा जी मोतीलाल ओसवाल में? फिलहाल आपकी राय क्या होगी इस पर्टिकुलर? ओके, तो हम जानना चाहेंगे गाबा सर आपसे, क्या स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में अपनाएं? मोतीलाल ओसवाल निकाल लेते हैं चार्ट। यस, आई थिंक लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, थोड़ा रिएक्टिव मोड है। 650 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, शायद वहां पर संभल जाए, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। जो बार बना है उसके हिसाब से लगता है जो वीकनेस है शायद थम गई है यहाँ मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल आपके स्क्रीन पे 678 पे एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ। खैर, ये दिन बिलोंग करता है रिलायंस को, इसमें कोई राय नहीं है। और सिंजन का जिक्र अभी शेयर ने किया। अभी सिंजन याद रखिएगा, इनफैक्ट मैं उस टाइम बात करने चाह रहा था कि एक पैनिक लो था 3 जून 2024 का, जिस दिन वो रिजल्ट्स आए थे। उस दिन इसने एक लो क्रिएट किया था करीब 604 का। लग भी नहीं रहा था कि कभी वास्तविकता में इसके पास जाएगा, बट मल्टी ईयर बेस तो टूटा भी। वो पैनिक लो जो था वो भी अगर आप देखें इसने आज ऑलमोस्ट छू लिया। तो ये आज क्लोज हो रहा है 10 अप्रैल 2023, नहीं 10 अप्रैल नहीं, माफ़ कीजिएगा, वो 3 मई 2023 के बाद के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे। तो नंबर्स के बाद सबसे बड़ा क्रैक इस बार अब तक अर्निंग सीजन में सिंजन 617। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोज। हाँ वीरो, बिल्कुल क्लोज की तरफ बढ़ते हैं आप जरा मार्केट की। और क्लोज अच्छी है, क्लोज काफ़ी अच्छी है एक्चुअली, 24,323। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डे हाई पर ही हम बंद हो रहे हैं इस समय। और मिड कैप इंडेक्स भी 1.5% रैली के साथ बंद हो रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रैली रही। निफ्टी बैंक करीब 1.5% ऊपर था। स्मॉल कैप इंडेक्स IT बस थोड़ा सा प्रेशर में था, लेकिन ठीक ठाक था। एडवांस डिक्लाइन अच्छा था, 1378 बढ़ने वाले शेयर और करीब 1200 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर।
इसके अलावा आप ज़रा देखते हैं एक बार सेक्टोरल हीट मैप, सभी सेक्टर्स ग्रीन में थे एक्सेप्ट आईटी। कैपिटल गुड्स में 1.9%, ऑयल एंड गैस में पूरा रिलायंस का इम्पैक्ट आज का सेक्टर ऑफ द डे था 3% ऊपर, हालांकि स्टॉक चला किसी और कारणों से, लेकिन आता तो है ऑयल एंड गैस में। ऑटो करीब करीब 1.5%, फार्मा 2%, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल्स, पीएसयू बैंकों में अच्छी रैली थी, करीब करीब 2.5% पीएसयू बैंक चला। उसके अलावा काफ़ी इंडेक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स थे, बस सिर्फ एक निफ्टी आईटी था जो हल्का सा रेड में था। चलिए अब निफ्टी गेनर्स की बात, निफ्टी के हीट मैप की बात करेंगे। सबसे ऊपर रिलायंस, और देखिए 5% का मूव आज रिलायंस। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम रिलायंस कब 5% ऊपर था, लेकिन नंबर्स ही ऐसे थे रिलायंस के जो डिज़र्व करता था इस तरीके का मूव। सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीईएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, एसबीआई, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर अच्छे मूव्स थे। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ, अदानी पोर्ट्स, ट्रेंट, अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ भी मूव काफ़ी अच्छे लगे आपको। एनटीपीसी, कोटक, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, इन सब में अच्छे मूव्स थे। करीब करीब 180 पॉइंट निफ्टी ऊपर था। जो स्टॉक्स नीचे थे उनमें श्रीराम फाइनेंस करीब करीब 5% नीचे, HCL टेक में गिरावट थी, इटर्नल में गिरावट थी, एक्सपेक्टेड था ये। अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन वीरू ओवरऑल कहना होगा कि क्लोज अच्छी है और मार्केट सॉर्ट ऑफ बिना डरे इस क्लोजिंग में जा रहा है। बिल्कुल बिना डरे इस क्लोजिंग में जा रहा है और 24,310, यानी अगर मैं जस्ट इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें क्लोज देखूं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ, देखिए क्लोज हमारा मतलब समझ लीजिएगा कि 23 अप्रैल को भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट उस दिन की कैंडल रिकवरी वाली थी, आज वो स्ट्रेंथ वाली कैंडल है। शानदार क्लोज आपकी स्क्रीन पे। और निफ्टी आईटी हालांकि आज 65 अंक नीचे, लेकिन निफ्टी ने एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस दिखाया एंड थैंक्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। खैर शानदार क्लोज। और कल मंगलवार का फैक्टर बाजार पर शायद माइट भी हावी हो, लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमें अभी भी चेस कर रही हैं, याद रखिएगा। और इस मद्देनज़र आपको कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछें। जी हाँ, मार्केट का पंचनामा आप श्रेया और अनुज के साथ देख सकते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आपसे इस पैनल की फिर कल मुलाकात होगी सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।